मुश्किल है या आसान है? अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम बनाएंगे एक अदर टू डू ऐप। तो टू डू ऐप के लिए जो है हमने मैंने आप लोगों से एक फिग्मा डिज़ाइन शेयर किया था और मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा। जो भी रिसोर्सेज होंगी वो मैं जो है अटैच कर दूंगा। ठीक है, तो मैं डिज़ाइन खोल लेता हूँ पहले और जो है फिर अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। तो अच्छा, किसी ने सवाल पूछा था एसक्यूएल मुश्किल है। एसक्यूएल नहीं, इतनी मुश्किल नहीं है। अगर आप जो है प्रैक्टिस करें 10 दिन में आपको काफ़ी अच्छी आ जाएगी एसक्यूएल। क्योंकि इंग्लिश में ही है ना पूरा, कि भाई इंग्लिश में आप वर्ड्स बता रहे होते कि भाई सेलेक्ट दिस फ्रॉम दिस। तो सब ऐसे ही चल रहा होता है। सी एस सिंटैक्स भूल जाए तो बताओ। इशू नहीं है जी। मेरा क्वेश्चन था कि अगर हमारे पास जो हम लोग वर्सेस का डेटाबेस कनेक्ट करते हैं तो वो तो खाली सिर्फ एक ही ऑप्शन देता है, मतलब एक ही बार कनेक्ट करने को देता है। तो अगर हम हम्म। दूसरे प्रोजेक्ट बनाएं तो फिर हम क्या दूसरा डेटाबेस यूज करें? यार अभी तो ऐसा है कि वर्सल का डेटाबेस आप लोगों को यूज़ करना आना चाहिए। अभी वो बीटा स्टेज में है ना। तो अभी हम लोग प्रैक्टिस के लिए सीख रहे हैं। बाकी डेटाबेसेस यूज़ करना भी मुश्किल नहीं है। आप जो है, अगर आपको ये वाला डेटाबेस यूज़ करना आ गया, आप डायरेक्ट नियॉन का डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अगर आपको भाई जो है एक और डेटाबेस बनाना है किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो ये वाला डेटाबेस अभी किसी प्रोडक्शन एप्लीकेशन के लिए नहीं यूज़ होगा, क्योंकि अभी रेडी नहीं है प्रोडक्शन के लिए। हाँ, प्रैक्टिस के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फिग्मा ओके। डिज़ाइन मैंने खोल लिया है और मैं रिपॉजिटरी भी खोल लेता हूँ, लर्न नेक्स्ट जेएस स्क्रीन वाली। नहीं शेयर हुई। हाँ, मैं कर देता हूँ। सर ये ओके। एसक्यूएल और मोंगोडीबी में बोथ में इजी कौन सा है? क्या चीज़? एसक्यूएल ज्यादा बेटर है चलाने में या मोंगोडीबी, मतलब इजी टू यार दोनों अंडरस्टैंड? की दोनों की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। तो वो जो है, आप क्यू एन अगर एंड में हुआ, वैसे आज मुझे जल्दी जाना है, बट जो है दोनों की जी अलग जी। अलग रिक्वायरमेंट है। अगर आप देखें यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। तो वो रिक्वायरमेंट पे ठीक है डिपेंड सर। करता है आप कौन सा डेटाबेस यूज़ करना चाहिए। ओके। ठीक है सर। तो जो है मैं अभी जल्दी से खोल लेता हूँ अपना स्टेप नंबर 12। यहाँ पे कोई ऐसा है जिसको भाई राउट हैंडलर का रिवीजन चाहिए? हाँ, हाँ। नो। ओके, मेरे ख्याल से राउट हैंडलर का रिवीजन जो है इसी में हो जाएगा। सब अपना माइक प्लीज म्यूट कर ले। ओके। तो जो है, अब जो है मैं अपना, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। हाँ, यस हो सर। रही है। ओके। तो हम जो है आज टू डू ऐप बनाएंगे, जो कि ये इसका डिज़ाइन है। और बिल्कुल, अगर टाइम बचा तो बिल्कुल एग्जैक्ट बना लेंगे, नहीं तो भाई काम करेंगे कि जो है मिलती जुलती बना लेंगे। बाकी आप लोग डिज़ाइन से जो है देखकर आप लोग बना सकते हैं खुद से। ठीक है। अच्छा, तो जो है मैं आ जाता हूँ अपनी एप्लीकेशन पे। सबसे पहले हमें भाई एक अदद प्रोजेक्ट बनाना होगा। तो उस प्रोजेक्ट के लिए मैं जो है कोई फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ अपने पास। अम, यहाँ पर आते हैं और एक सेकंड। ब्लॉकचेन। अच्छा सर, मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है कि ये एसक्यूएल क्या होता है और डेटाबेस, तो थोड़ा सा वो मेरे लिए हाँ, बेसिक से वो जब बताएं। तक जब तक इंस्टॉल हो रहा है तब तक बताता हूँ, इंट्रोडक्शन देता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट स्टोरेज टू डू ऐप। सर हम इसमें पोस्टग्रेस से स्मार्ट करेंगे ना टू डू ऐप में, कि नियॉन करेंगे? नियॉन भी पोस्ट ग्रेसी है। सही। ठीक है। बताता हूँ अभी। अच्छा, पहले मैं इस यस सर। प्रोजेक्ट को लगा देता हूँ, एन पी एक्स क्रिएट नेक्स्ट स्टेप @लेटेस्ट डॉट। डॉट का मतलब इसी डायरेक्टरी में बना दो। तो अब मैंने डॉट बता दिया, तो अब ये मुझसे नाम नहीं पूछेगा प्रोजेक्ट का। तो टाइप स्क्रिप्ट
ESLint, Tailwind, SRC, यस, नो, ओके। तो सबसे पहले भाई इंट्रोडक्शन चलते हैं, राउट हैंडलर से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी आप डेटाबेसेस में काम करते हैं, आज जब भी आप एप्लीकेशन में काम करते हैं, तो उसके 3 टीयर्स होते हैं, मतलब 3 पोर्शंस होते हैं। पहला पोर्शन आप लोगों ने पढ़ लिया है, फ्रंट एंड। आप नेक्स्ट ईयर्स में कुछ भी आपने पेज बनाया होगा, कुछ भी टू डू ऐप बनाई होगी या प्राइसिंग टेबल बनाया होगा, वो आपका सिर्फ फ्रंट एंड है। तो ये भाई एक पोर्शन हो गया आपका, ठीक है। अब दूसरा पोर्शन आता है बैकएंड। अब बैकएंड के अंदर जो है आप कोड लिखते हैं कि भाई कोड किस चीज से रिलेटेड लिखते हैं। आप कोड लिख सकते हैं कि भाई फला बंदे को ईमेल भेज दो, फला डेटाबेस में ये चीज ऐड कर दो। तो इस तरह की क्यूरीज जो है वो बैकएंड में लिखते हैं। ये हो गया हमारा सेकंड टीयर, बीच का पोर्शन, ठीक है। इसके अंदर और भी चीजें हो सकती हैं, एपीआईज भी इसी के अंदर होती हैं, ठीक है। बैकएंड में ही आपकी एपीआईज बनती है। तो पहला पोर्शन फ्रंट एंड, फ्रंट एंड किससे कम्युनिकेट करेगा, बैकएंड से। अब बैकएंड से कम्युनिकेट करेगा, फिर बैकएंड जो है ना, बैकएंड में भी एक आपने कोड ही लिखा हुआ होगा कि जो है भाई क्या करो, डेटाबेस में फला फला एंट्री ऐड कर दो, ठीक है। आप डायरेक्ट फ्रंट एंड से डेटाबेस में नहीं ऐड कर सकते, ठीक। आपको बीच में सर्वर चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जेएस में हमें ये फायदा है कि हमारे पास सर्वर कंपोनेंट्स है। तो सर्वर कंपोनेंट में हम डायरेक्ट डेटाबेस से कम्युनिकेट कर सकते हैं। बैकग्राउंड में नेक्स्ट जेएस क्या कर रहा है, नेक्स्ट जेएस आपका जो है कंपोनेंट को उठाएगा, उसकी एचटीएमएल अलग बनाएगा, और जो आपका बैकएंड से रिलेटेड फंक्शनैलिटी है उसके लिए अलग सर्वर बनाएगा, ठीक है। लैम्डा फंक्शन बनाएगा, सही है। तो सर्वर कंपोनेंट में हमें ये फायदा है कि हम डायरेक्ट डेटाबेस से कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो कंपोनेंट है वो बैकएंड पे ही रेंडर हो रहा है। एक तरह से आप देखें, सर्वर पर ही रेंडर हो रहा है। आप कभी भी क्लाइंट, क्लाइंट क्या होता है, आपका ब्राउजर, आप कभी भी ब्राउजर से डायरेक्ट डेटाबेस नहीं एक्सेस करते, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, और डेटाबेस अलाउ भी नहीं करते, कोई भी हैक कर लेगा। क्योंकि क्लाइंट जो है, जो आपका ब्राउजर है, उसका एक्सेस तो सबके पास है ना। कोई भी उसमें जाके कुछ छेड़खानी करके, अगर उसने कोई छेड़खानी कर दी, और आपका क्लाइंट जो है, आपका ब्राउजर जो है, जो आपके ब्राउजर में जो वेबसाइट चल रही है, वो डायरेक्ट कनेक्ट है आपके डेटाबेस से, तो वो डायरेक्ट डेटाबेस में अटैक कर सकता है। इसलिए हमारे पास सेकंड लेयर जो होती है वो बैकएंड की होती है, जिसमें आप ये सारी चीजें हैंडल करते हैं। अगर कोई हैकर आके कुछ करने की कोशिश करता है, आप बैकएंड में कोड लिखते हो कि भाई कोई अगर ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसको ब्लॉक कर दो, उसकी आईपी को ब्लॉक कर दो। तो उसके लिए हम कोड लिखते हैं बैकएंड के अंदर, सही है। फिर बैकएंड के अलावा हमारे पास तीसरा जो पोर्शन होता है वो होता है डेटाबेस। तो ये फ्लो हमारे पास कुछ इस तरह से चलता है कि अगर मैं अपना पेन खोल लूं, कहाँ गया, ओके। तो ये कुछ इस तरह से चलता है कि भाई आपका फ्रंट एंड, ये क्या है, आपका फ्रंट एंड क्या है, आपका ब्राउजर है। ब्राउजर के ऊपर आपकी वेबसाइट चल रही है, जैसे फेसबुक, सही है। अब इस ब्राउजर में जो डाटा आ रहा है ना, वो कहीं ना कहीं से आ रहा होगा। जैसे फेसबुक की अगर हम एग्जांपल लें, तो आप जैसे ही ब्राउजर में आते हैं, तो क्या होता है, आपके पास लोडर शो होता है। आपके पास ऐसे फौरन से पोस्ट नहीं आ जाती, ठीक है। आपके पास थोड़ी देर के लिए लोडर आता है, लोडर आता है, या आप कह लें स्केलेटन आता है पोस्ट का ना, कि भाई आपकी पोस्टें जो है ना वो लोड होती हैं पहले, डायरेक्ट नहीं आती, ठीक है। तो वो लोड होने के लिए, भाई वो लोड क्यों हो रही है, वो लोड इसलिए हो रही है क्योंकि आपकी जो पोस्ट है ना, वो आपका ब्राउजर डेटाबेस से फेच कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, फेसबुक जैसी आप खोलेंगे, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट जाएगी, ये रिक्वेस्ट हमारे बैकएंड सर्वर पर जाएगी, ठीक है। ये हमारा सर्वर है। ये बैकएंड सर्वर के अंदर हमने भाई नोड जेएस का कुछ कोड लिखा हुआ है, हमने कुछ फंक्शंस बनाए हुए हैं कि भाई अगर कोई facebook.com पे आए, तो ये वाला कोड चला दो। हमने ये चीज़ बताई हुई है कि भाई यहाँ पे एक फाइल रखी हुई है, ये वाला कोड चला दो। अभी बना के देखेंगे, नेक्स्ट ईयर्स में तो बहुत आसान हो गया है काम। तो कोई भी फेसबुक पे आता है, तो एक रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पर, वहां से सर्वर क्या करेगा, सर्वर को अब पोस्ट चाहिए। उसने रिक्वेस्ट में हमने क्या चीज़ मांगी, रिक्वेस्ट में हमने बोला कि भाई मुझे पोस्ट करा दो,
ठीक है, पोस्ट जो होते हैं फेसबुक में वो मुझे दे दो। तो सर्वर पर रिक्वेस्ट आई, अब सर्वर जो है वो कोड चलाएगा, भाई पोस्ट चाहिए, उस सर्वर को ना कहीं से पोस्ट चाहिए। तो सर्वर अपने पास पोस्ट तो नहीं रखेगा, सर्वर जो है वो डेटाबेस के अंदर जितनी भी हमारी पोस्ट होती हैं वो हमारे पास डेटाबेस के अंदर होती है। ठीक है, तो हमारे पास ये हमारे पास डेटाबेस हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा कि फेसबुक ने भाई फ्रंट एंड जो है हमारा उसने रिक्वेस्ट करी सर्वर को कि भाई मुझे पोस्ट दे दो। अब सर्वर पे हमने कोड लिखा हुआ है कि भाई अगर कोई क्या कहते हैं पोस्ट मांगे तो क्या करो, डेटाबेस में जाओ। यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट भेजी डेटाबेस पे, और डेटाबेस में मैंने कहा कि भाई डेटाबेस के अंदर एक टेबल है पोस्ट। ठीक है, डेटाबेस में जाओ और डेटाबेस में एक टेबल है पोस्ट नाम का। ठीक है, उस पोस्ट नाम के टेबल में से सारी पोस्ट निकाल के ले आओ। ठीक है, तो ये मैंने रिक्वेस्ट करी डेटाबेस को, डेटाबेस ने अब उसके बदले में रिस्पॉन्स देना है। ठीक है, मैंने उससे रिक्वेस्ट करी डेटाबेस से कि भाई मुझे पोस्ट दो। ठीक है, तो अब डेटाबेस रिस्पॉन्स करेगा कि हाँ भाई ये मेरे पास टेबल है पोस्ट का, और ये लो आपकी आपका रिस्पॉन्स, ये आपने जो भी आपने क्या कहते हैं रिक्वेस्ट करिए उसका रिस्पॉन्स आपको सारी पोस्ट मिल जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास भाई बहुत सारी पोस्ट की एक लिस्ट होगी, तो वो हमें सर्वर पर मिलेगी, और सर्वर से हम क्या करेंगे वापस भेजेंगे अपने फ्रंट एंड पे। तो ये हमारे पास भाई पोस्ट जो थी वो इस तरह से हमारे पास फेसबुक पे आई है। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट फ्रंट एंड से डेटाबेस एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो वो अलाउ नहीं करेगा सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, क्योंकि फ्रंट एंड का एक्सेस तो आपके क्या कहते हैं सिर्फ सबके पास है ना फ्रंट एंड का एक्सेस, तो वो डायरेक्ट डेटाबेस में अटैक कर सकता है। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई जब वो डेटाबेस में अटैक कर सकता है तो वो सर्वर पर भी तो अटैक कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, लेकिन उसके लिए आप कोड लिखते हैं एक्स्ट्रा। फॉर एग्जांपल मैं एक हैकर हूँ, मैं गया फेसबुक पे, फेसबुक पे मैंने भाई ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जिससे बहुत सारे बॉट्स जो है ना वो फेसबुक पे क्या कर रहे हैं रिक्वेस्टें कर रहे हैं, मतलब फेसबुक के होम पेज पे जाके बहुत सारी रिक्वेस्टें कर रहे हैं या स्पैम कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, फेसबुक का सर्वर देखेगा कि भाई इस आईपी एड्रेस से बहुत सारी रिक्वेस्टें आ रही हैं, ये एक नॉर्मल इंसान तो नहीं भेज सकता, एक सेकंड में 100 रिक्वेस्टें आ रही हैं, तो जाहिर है एक नॉर्मल इंसान तो नहीं भेज सकता। तो सर्वर क्या करेगा, इसकी आईपी को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से कोई भी रिक्वेस्ट ब्लॉक कर दिया तो अब मैं फेसबुक को एक्सेस ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं हैकिंग का चांस तो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है बैकएंड के अंदर ये सारी सिक्योरिटी लिखते हैं, सारी लॉजिक जो है वो बैकएंड के अंदर होती है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक और चीज है, फ्रंट एंड ये हमारा बैकएंड। ठीक है, बैकएंड के अंदर डेटाबेस भी आता है, लेकिन हमने अब डेटाबेस को अलग कर दिया। अब ये इसको हम कहते हैं 3 टियर आर्किटेक्चर, 3 टियर है ना, फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस। सही है, तो कभी कभार आपने देखा होगा डेटाबेस जो है आपके पास यहीं बैक एंड में होता है, लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है, हमने डेटाबेस अलग रखा है जो कि हम पोस्टग्रेसql यूज करेंगे। अलग रखने से फायदा क्या है कि भाई सिर्फ अगर कल को हमने डेटाबेस को स्केल करना हो, मतलब उसके अंदर डाटा मुझे बढ़ाना है, तो मैं सिर्फ डेटाबेस को स्केल करूंगा। अगर मेरा डेटाबेस मैं यहाँ पर भी रख सकता हूँ बैकएंड के अंदर, ये जो डेटाबेस है मेरा इसको मैं यहाँ पर भी रख सकता हूँ, लेकिन उससे नुकसान क्या होगा, कल को मुझे सिर्फ डेटाबेस को अपग्रेड करना है ना, तो मुझे इस पूरे सर्वर को अपग्रेड करना पड़ेगा, तो ये प्रॉब्लम होती। तो इसको भाई अलग ही कर दिया ताकि भाई मैं इसको स्केल आराम से कर सकूँ डेटाबेस को। अच्छा, ये जो मैं फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये क्या चीज़ है, ये जो मैंने रिक्वेस्ट करी फ्रंट एंड से बैक एंड को, ये क्या चीज है, ये है हमारी एपीआई। सही है, तो आप देख रहे हैं एपीआई का काम क्या है, एपीआई का काम है ब्राउजर से आपकी रिक्वेस्ट लेकर बैक एंड तक पहुंचाना और बैक एंड से रिस्पॉन्स लाना, बस एपीआई का ये काम है। सही है, अब जो आपकी रिक्वेस्ट जा रही है ना, फॉर एग्जांपल मैं किसी से यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई आप अपना मुझे अपना रोल नंबर बताएं, तो मैं जो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो ये एपीआई है। ठीक है, अब जिससे मैंने बोला है वो जाहिर है रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, या बोलेगा कि भाई मैं नहीं बता रहा, तो उस केस में एरर आ गया। ठीक है, लेकिन
वो रिस्पॉन्स देगा मुझे कुछ ना कुछ। तो मैं रिक्वेस्ट करी, सर्वर जो है वो मुझे रिस्पॉन्स दे रहा है। तो ये कौन कर रहा है? ये भाई हमारे पास एपीआई कर रही है, ठीक है। एपीआई हमारे पास फ्रंट एंड और बैक एंड को कम्युनिकेट करा रही है इस केस में, ठीक है। लेकिन एपीआई की डेफिनेशन क्या है? एपीआई जो है वो दो सिस्टम को कम्युनिकेट कराने में हेल्प करती है। इस केस में हमारे पास दो सिस्टम कौन से हैं? एक हो गया हमारा ब्राउजर जो कि हमारा फ्रंट एंड है, ठीक है। एक हो गया हमारा बैक एंड सर्वर जिसमें हमने सारी लॉजिक्स लिखी है। तो यहाँ पे दो सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि भाई मैं एपीआई से एक और सर्वर, यहाँ पे फर्ज कर लें दूसरा सर्वर है, उसको भी मैं एपीआई के थ्रू जो है वो एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे भी एपीआई चल सकती है, सही है। लेकिन अभी हमने हमारे केस में सिर्फ 3 टियर है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। मिटाने के लिए भाई ये रबर, ओके। तो ये आ गए भाई, ये हमारी एपीआईज है, ये हमारा बैकएंड है, ये हमारा डेटाबेस है। अब जब हम बैकएंड से डेटाबेस से कम्युनिकेट करते हैं तो हमें कोई चीज चाहिए होती है। उस चीज को क्या कहते हैं? एपीआईज नहीं कहते। अच्छा, कुछ डेटाबेस होता है वो अपनी एपीआईज प्रोवाइड कर देता है। वो कहते हैं कि भाई हम आपको खुद से एपीआई बना के दे रहे हैं, आप ये एपीआई यूज करो। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है। हमें जो है डेटाबेस से कम्युनिकेट करना है, ठीक है। डेटाबेस से, ये जो बैकएंड है हमारा, इसने डेटाबेस से कम्युनिकेट करना है। कैसे करेगा? ये करेगा ओआरएम के थ्रू। किसी ने बोला एसडीके के थ्रू, बिल्कुल ठीक है। बहुत सारी डेटाबेस अपनी एसडीके देता है, मतलब एक पैकेज देता है कि भाई आप इस पैकेज को यूज करते हुए हमारे डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर मुझे बैकएंड से डेटाबेस को एक्सेस करना है या कहीं से भी मुझे डेटाबेस को एक्सेस करना है तो मैं यूज करूंगा ओआरएम, ठीक है। अच्छा, ओआरएम के केस में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ड्रिजल है कि इसलिए, अच्छा ड्रिजल का एक फ़ायदा बताऊंगा, लेकिन उससे पहले भाई ड्रिजल के बगैर कैसा होता है हमारा कोड वो देखेंगे। तो ये भाई हमारे पास ये आ गया हमारे पास। अच्छा, ओआरएम की यार फुल फॉर्म ऑब्जेक्ट रोटेशनल कुछ ऐसी थी, मुझे याद नहीं आ रही। तो आप लोग गूगल कर सकते हैं। ओके, तो ये थी भाई हमारी डायग्राम, ये है हमारा आर्किटेक्चर। अब हमने क्या करना है? फ्रंट एंड हम सबको आता है, हमने बैक एंड बनाना है और डेटाबेस से कम्युनिकेट करना है। ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, ठीक है भाई। तो इसको मैं हटा देता हूँ ऐसा। और ये भाई हमारा प्रोजेक्ट बन गया है, इसको जो है मैं खोल लेता हूँ। अच्छा हमजा भाई, एक सवाल पूछना था मैंने। जी, आपने अभी बताया कि एपीआई को परफॉर्म करने के लिए हमें ओआरएम की जरूरत पड़ती है। नहीं, मैंने बोला कि भाई अगर मुझे बैकएंड डेटाबेस से कम्युनिकेट करना है तो मुझे ओआरएम यूज करना होगा, ठीक है। अब डिफरेंट ओआरएम्स होते हैं, जैसे हमारे पास एक बहुत पॉपुलर ओआरएम है प्रिज्मा। अब प्रिज्मा क्या करता है? प्रिज्मा कहता है कि भाई आपका डेटाबेस रिलेशनल हो या मोंगोडीबी हो, या जो उनके पास लिस्ट है कि भाई ये डेटाबेस हम सपोर्ट करता है, तो उनका ओआरएम जो है उन डेटाबेस के साथ कंपेटिबल होता है। जिसमें से एक उन्होंने उनकी लिस्ट में पोस्टग्रेस, ठीक है। और हम जो यूज कर रहे हैं वो वर्सल का पोस्टग्रेस यूज कर रहा है, ठीक है। पोस्टग्रेस जो है वो ओपन सोर्स डेटाबेस है, ठीक है। लेकिन ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि आप भी पोस्टग्रेस को भाई डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में चला सकते हैं। लेकिन अगर आप डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में डेटाबेस चलाएंगे तो वो ज़ाहिर है स्लो होगा, फिर प्लस उसको स्केल करना मुश्किल होगा, उसमें ट्रैफिक ज़्यादा आएगा, तो आप कैसे हैंडल करेंगे? नहीं कर सकते ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए बहुत सारी मैनेज सर्विस है। मैनेज सर्विस से ये मुराद है कि भाई वो कहते हैं कि आप पोस्टग्रेस का हेडिक छोड़ो, हम जो है हमने आपका जो फेवरेट डेटाबेस है पोस्टग्रेस, उसको हमने अपने क्लाउड पे डिप्लॉय कर दिया। खुद ही स्केल होगा, वो सारी सिक्योरिटी हमारे जिम्मे में। आपने सिर्फ पे उस वक्त करना है जितना आप यूज करेंगे उतना आप पे करेंगे। तो वर्सल ने क्या किया? वर्सल ने पोस्टग्रेस को उठाया। वर्सल ने तो और बड़ी गेम करी है। वर्सल ने तो कहा कि भाई हम पोस्टग्रेस उठा के अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो बहुत बड़ा काम होगा।
वर्सल ने किया कि भाई एक डेटाबेस है, एक सर्विस प्रोवाइडर है नियॉन, ठीक है, नियॉन वालों से उन्होंने पार्टनरशिप करी और उनसे कहा कि भाई आपके पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें अपने क्लाउड में कर दें, इससे आपका भी फायदा है क्योंकि सारी रिसोर्सेज हम नियॉन की यूज कर रहे हैं। उसमें वर्सल का भी फायदा है कि भाई वर्सल ने अपने क्लाउड पे डेटाबेस दे दिया, तो जाहिर है पार्टनरशिप तो होनी थी। तो ये सिनेरियो है। अब ORM जो है वो हमारी हेल्प करेगा डेटाबेस से कम्युनिकेट करने में। एक ना सर ने असाइनमेंट दी थी पिछले दिनों सिंपल बुक्स की एपीआई बनाने के लिए, शायद आपके ज़हन में हो, रिया साहब ने। सिंपल बुक्स की API बनानी, जी जी, वो जो एकेडमी वाले स्टूडेंट्स थे ना उनके लिए थी वो। हाँ वो मुझे नहीं पता, मैं एकेडमी में नहीं हूँ। अच्छा, उसमें हम उस वक्त तक वर्सल ने नियॉन का पैचअप नहीं हुआ था, तो हाँ। हमने नियॉन का डेटाबेस यूज किया था पोस्टग्रेस के साथ। हम्म। अच्छा, जब हमने तब एपीएस बनाई थी उनको यूज किया था, तब हमने ओआरएम का लफ्ज या ओआरएम के बारे में नहीं पता था, ना सुना था ना उसके बारे में बताया हम्म। था। अब ये अचानक से जैसे ही पोस्टग्रेस या वर्सल ने इसको टेक ऑन किया है पोस्टग्रेस को, तो ये साथ ही हमारा लाइन चेंज हो गई। अब हम ड्रीजल की तरफ जा रहे हैं। हम्म। एक्चुअली ड्रीजल कंफ्यूज कर रहा है कि ड्रीजल का ऑपरेशन क्या होगा एपीआई हम्म। की जनरेशन में, या एपीआई के यूजेज में, या एपीआई के मामला में। ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा था मुझे। बिल्कुल कंफ्यूजन की बात नहीं है, बहुत सिंपल सा है। देखें, आपने जो है ना नियॉन डेटाबेस यूज किया होगा ना, तो आपने नियॉन का कोई पैकेज यूज किया होगा, ठीक है, नियॉन का कुछ पैकेज आपने इंस्टॉल किया होगा API के अंदर, और फिर उसके थ्रू आप डेटाबेस से कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो वही चीज़ है, नियॉन ने कहा कि भाई आप ORM कोई और यूज करेंगे, इससे अच्छा हमने आपको पैकेज बना के दे दिया है। अगर आपने हमारा डेटाबेस यूज करना है तो आप ये पैकेज बना हुआ है, इससे आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप डिफरेंट ORM भी यूज कर सकते हो, आपके पास वो ऑप्शंस भी है, लेकिन ये पैकेज से आपको आसानी होगी। तो पैकेज दे दिया उन्होंने, अंदर इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने ORM वाली करी होगी, ठीक है। इसी तरह वर्सल ने भी एक पैकेज दे दिया, वर्सल ने कहा कि भाई हमारे पास ये पैकेज है, वो भी हम देखेंगे, इसको आप यूज करते हुए अपना जो भी आपका कम्युनिकेशन करनी है डेटाबेस से वो कर लेंगे। लेकिन इन पैकेजेस में एक प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम ये है कि भाई टाइप सेफ नहीं है वो मैं दिखाता हूँ अभी करके क्या मतलब है इससे। टाइप सेफ नहीं है, ठीक है, अभी जी जी, करके ठीक देखते होगा। हैं तो वो एग्जांपल से आप लोग को पता चल जाएगा कि मसला क्या। अच्छा, ये ओके। हेलो वर्ल्ड 00 जो है, ये वाली एग्जांपल देखते हैं। SRC API पेट्स, तो इस वाले केस में भाई हमने बनाई हुई है पेट्स की API, लेकिन जो है मैं कौन सी API बनाऊंगा वो देखते हैं। वो मैं टू डू ऐप की बनाऊंगा, तो ये पेट्स वाली एग्जांपल लेते हैं और बनाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ईयर के अंदर एक हमारे पास अच्छा जो एडवांटेज है वो ये है कि आप फाइल बनाओ, आपकी API खुद ही बन जाएगी। अदर लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं था, अदर फ्रेमवर्क्स में ऐसा नहीं था। तो अब मॉडर्न जो फ्रेमवर्क आ रहे हैं वो ऐसी फंक्शनैलिटी दे रहे हैं कि भाई आप फाइल बना लो, हम API बना देंगे जब आप जो है इसको डिप्लॉय करोगे या बिल्ड करोगे। तो ये हमारे पे एक अच्छा हो गया। अच्छा, अब मैं API बना रहा हूँ टू डू की API, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टू डू लिखता हूँ और टू डू का पहले फोल्डर बनाता हूँ, टू डू, और यहाँ पे route.ts, और यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं, यही यूज़ करते हैं। इसमें चेंजेस करते हैं, पहले वन बाय वन समझ लेते हैं हो क्या रहा है। एक काम करता हूँ, मैं इस कोड को जूम कर लीजिएगा थोड़ा। हाँ जूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो भाई ये मैंने API का राउट बना दिया, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि मैंने ऐप डायरेक्टरी के अंदर API/to-do, तो अब ये मेरा API का राउट हो गया। राउट से मुराद ये है कि भाई अब अगर मुझे ये API कॉल करनी है तो मैं किस में जाऊंगा, लोकल होस्ट 3000/API/to-do, ठीक है। अब टू डू का जो फोल्डर है उसके अंदर मुझे एक फाइल बनानी है route.ts, ठीक है। API जब भी आप बनाएंगे इस फाइल का नाम route.ts ही होना है। अगर आपने कुछ और नाम रखा तो वो आपकी API नहीं बनेगी। तो आपने route.ts ही रखना है, तो वो route.ts को पकड़ेगा प्लस फोल्डर्स को पकड़ेगा, यहाँ पे API और to do, और इनको मर्ज करके आपकी API बना देगा।
एपीआई बना देगा खुद से, उसके बाद हम ये बैकएंड लिख रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई फला बंदा अगर इस एपीआई पे कॉल करे, हमारे केस में क्या है, फला बंदा अगर API/to-do पे कॉल करे तो ये वाला कोड चला दो। सही है, ये वाला फंक्शन चला दो। अब इस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, इस फंक्शन के अंदर ये कह रहा है कि भाई आप पहले ये तो इंस्टॉल कर लें, तो पहले मैं ये इंस्टॉल कर लेता हूँ, फिर देखते हैं क्या हो रहा है। npm i वर्सल पोस्टग्रेस। वर्सल ने कहा कि भाई अगर आपको पोस्टग्रेस यूज करना है तो आप क्या एक काम करो, ये पैकेज है, ये इंस्टॉल कर लो, इसके थ्रू आप आराम से हमारा डेटाबेस यूज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा इसमें मुझे जो है एक और काम भी करना होगा। भाई डेटाबेस आपका कहाँ है, डेटाबेस से मैं कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ लेकिन डेटाबेस तो बनाया ही नहीं है। ठीक है, अभी तक मैं इसको कमेंट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अभी सिर्फ हम एपीआई बना देते हैं और एक फंक्शन बना देते हैं। तो भाई मैं एक फंक्शन लिख लेता हूँ यहाँ पे, फंक्शन एक्सपोर्ट फंक्शन, और यहाँ पे इस तरह से इसका नाम मैं लिख देता हूँ भाई गेट। गेट का मेथड बना देता है। उसके बाद हमारे पास भाई इसके अंदर होगी रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, और इसकी डाटा टाइप क्या रखेंगे हम, रिक्वेस्ट, ऊपर जो हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है। सही है, उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपली भाई रिटर्न करा देता हूँ, रिटर्न। ये एपीआई जो है जब भी कॉल होगी तो ये रिटर्न करेगी रिस्पॉन्स, नेक्स्ट रिस्पॉन्स। यहाँ पे भाई यहाँ से उठाओ, और यहाँ पे नेक्स्ट रिक्वेस्ट होगा, रिक्वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और ये रिटर्न करेगी हमें क्या कहते हैं, एक अदद ऑब्जेक्ट जो कि है मैसेज, मैसेज। और इसके अंदर जो है मैं एक मैसेज पास कर देता हूँ, यू कॉल दिस एपीआई। ठीक है, तो ये हमारी एपीआई बन गई। इसको मैं चला देता हूँ npm run dev। इसके अंदर कुछ नहीं, मैंने एक फंक्शन बनाया और मैंने कहा था ना कि भाई रिक्वेस्ट आती है और रिस्पॉन्स आता है। तो भाई कोई भी इस एपीआई को यूज करेगा तो वो कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है, वो रिक्वेस्ट जो भी वो करेगा वो मेरे पास इस पैरामीटर के अंदर रिसीव हो जाएगी। वो कह रहा होगा कि भाई मुझे जो है प्रोडक्ट 1 का डाटा दे दो। तो वो जो पूछ रहा है ना, वो रिक्वेस्ट के साथ कोई मैसेज सेंड कर रहा है कि भाई प्रोडक्ट का ये डाटा दे दो, फला डाटा दे दो, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट की प्राइस बता दो। ठीक है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है और साथ में कह रहा है प्रोडक्ट की प्राइस बता दो। तो वो जो रिक्वेस्ट है वो मुझे यहाँ पे रिसीव हो रही है। अब मुझे जो भी रिक्वेस्ट रिसीव होगी उसकी बेस पे मैं रिस्पॉन्स करूंगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने कहा कि भाई नेक्स्ट रिस्पॉन्स एक क्लास है, इसके अंदर भाई एक स्टैटिक मेथड है डॉट जेसन। नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन के थ्रू आप जो है रिस्पॉन्स दे सकते हैं। और ये जो जेसन है ये आपका क्या करेगा, जो भी आपका रिस्पॉन्स है उसको जेसन में कन्वर्ट कर देगा। क्योंकि आपको पता होगा कि भाई एपीआई जब भी हम कॉल करते हैं उसके अंदर जेसन में डाटा आता है या जाता है। ठीक है, अच्छा तरीका यह है कि आप जेसन में भेजें। तो यहाँ पे जो है मैंने एक जेसन में मैसेज भेज दिया। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट लिखा लेकिन ये जो जेसन का फंक्शन है इसको जेसन में कन्वर्ट करके रिस्पॉन्स भेज देगा। तो यहाँ पे मैं आता हूँ अपने ब्राउज़र पर। क्या क्या खुला हुआ है, लोकल होस्ट 3000, और लोकल होस्ट 3000। अब मैं एपीआई कॉल करता हूँ डायरेक्ट, /API/to-do। तो ये देखें मैंने एपीआई कॉल करी, क्योंकि मैं ब्राउज़र से कॉल कर रहा हूँ तो हमारी गेट रिक्वेस्ट जाएगी। तो यहाँ पे देखें मैंने फंक्शन का नाम क्या लिखा है, गेट लिखा है, तो मतलब गेट रिक्वेस्ट जाएगी। अगर मैं इस फंक्शन का नाम पोस्ट रखूंगा तो जब भी कोई ये मेरा एपीआई कॉल करेगा वो पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेगा, पोस्ट मेथड सेलेक्ट करेगा, तभी हमारा ये फंक्शन कॉल होगा। अच्छा जी, तो इसको गेट ही रहने देते हैं। अब जो है भाई मैं कह रहा था कि भाई एपीआई हमारा सेटअप हो गया, बैकएंड हमारा जो है उसका कोड तैयार है, लेकिन बैकएंड में अब हमें और कोड लिखना है। वो कोड क्या लिखना है, उससे पहले भाई मुझे डेटाबेस सेटअप करना है, क्योंकि कोड जो मैं लिखूंगा वो डेटाबेस से रिलेटेड होगा। अब डेटाबेस सेटअप करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ
और अपना जो है हेलो वर्ल्ड की एग्जांपल में शायद हेलो वर्ल्ड की रीडमी के अंदर ये रहा। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि भाई आपने जो है इस तरह से एक CLI है वर्सल की, ये इंस्टॉल कर लेनी है। तो ये मैंने पहले से इंस्टॉल करी हुई है। आपने एक नया प्रोजेक्ट बना लेना है, वो भी मैंने बना लिया। अब जो है मैं एक कमांड चलाऊंगा वर्सल। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ वो अभी दिखाते हैं। वर्सल, इसको मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ वर्सल। तो इससे क्या होगा भाई, ये पूछेगा आपको डिप्लॉय करना है, हाँ भाई करना है, हाँ ठीक है हमजा सही है। लिंक करना है, नो, मुझे नया डिप्लॉय करना है, टू डू नाम रख देते हैं इसका। तो ये भाई हमारा प्रोजेक्ट जो है वो अब डिप्लॉय कर देगा। वांट टू मॉडिफाई, नो। तो ये मेरा प्रोजेक्ट जो है वो डिप्लॉय हो रहा है। तो इसको मैं डायरेक्ट इस लिंक पे क्लिक करके खोल सकता हूँ। तो इस लिंक पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे हमारा खुल जाएगा। नोट करेगा मैंने इस लिंक पे कंट्रोल दबा के क्लिक किया तो तभी ये क्लिकेबल होता। अच्छा, तो ये हमारा प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो रहा है। अब हमने क्या करना है, कहाँ चला गया, टू डू पे आना है। ये हमारे डिप्लॉयमेंट का था, हमने टू डू पे आ रहा है वापस। ये जो मेरे पास ऊपर बटन है इस पर मैंने क्लिक किया। अब मैं जाऊँगा स्टोरेज पे। स्टोरेज पे जाने के बाद मैं बनाऊंगा एक पोस्टग्रेस का डेटाबेस। तो यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। कौन सा डेटाबेस बनाना है, पोस्टग्रेस का बनाना है। ठीक है, कंटिन्यू, एक्सेप्ट, हमजा भाई नाम। आपकी आप हमजा भाई आपकी स्क्रीन स्ट्रक हो। मेरा मेरी नाम फहाद है, आपकी स्क्रीन स्ट्रक हो गई। सबके पास हुई है। नहीं सर, चल रही है हमारे स्क्रीन पास तो। स्ट्रक हो गई है। चल रही है। सर चल नहीं रही नहीं है। चल रही है, ओके, चल रही है। तो कंटिन्यू करता है। ओके, यहाँ पे भाई मैंने डेटाबेस का नाम रख दिया, क्रिएट एंड कंटिन्यू। सही है सही है सही है। वो बोल रहा है कि भाई इन तीनों इन्वायरमेंट में कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भाई आपका डेटाबेस बन गया। अब इस तरह से डेटाबेस बनाने से फ़ायदा क्या हुआ मैं बताता हूँ। मैं चाहता डायरेक्ट वर्सल पे आता, डेटाबेस बना लेता, लेकिन उसमें जो है मुझे ज़्यादा काम करना पड़ता। अब जब मैंने इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय किया पहले, फिर इस प्रोजेक्ट के अंदर आकर मैं फिर स्टोरेज पे जाके डेटाबेस बनाया। तो जब मैं प्रोजेक्ट के अंदर आकर डेटाबेस बनाता हूँ ना, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, डेटाबेस को इस टू डू ऐप के साथ लिंक कर देगा। अगर मैं यहाँ पर आऊँ अपनी प्रोफाइल पे, तो यहाँ पे और भी प्रोजेक्ट है। अगर मैं यहाँ पर आके डेटाबेस बनाता ना, तो मेरा डेटाबेस उस प्रोजेक्ट से डायरेक्टली लिंक नहीं होता, मुझे लिंक करना पड़ता मैन्युअली। तो इसलिए भाई मैंने पहले डिप्लॉय किया, उसके साथ मैंने डेटाबेस को लिंक कर दिया। ठीक है। अच्छा, आप डिप्लॉय किया उस प्रोजेक्ट से आके हमने वो स्टोरेज में जाके बना लिया, वो ऑटो करेक्ट हो गया उसके साथ। हाँ, अब कनेक्ट कहाँ से हुआ भाई, कनेक्ट यहाँ से हुआ कि भाई जब भी आप डेटाबेस बनाते हैं ना, तो उस डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए वो कहता है कि भाई आपके पास ये सीक्रेट्स हैं, चाबियां हैं। ठीक है, अगर आपने भाई डेटाबेस को एक्सेस करना है तो आपके पास ये चाबी होना लाजमी है। ठीक है, तो वो चाबी जो है, जो उसने कीज दी है, वो भाई हमारे पास उसने क्या किया, इस प्रोजेक्ट के साथ डायरेक्टली लिंक कर दी। अब कहाँ पे लिंक करी उसने, यहाँ पर आता है हम सेटिंग्स में, और यहाँ पे हमारे पास है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। ठीक है, यहाँ पे इसने क्या किया, देखें इतने सारे एनवायरनमेंट वेरिएबल उसने सेट कर दिए। ये एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर जो है, ये देखिए पासवर्ड भी है, जो हमारा पोस्टग्रेस का डेटा बेस है उसका पासवर्ड भी है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये डेटाबेस के अंदर होती हैं, जो आपको चाहिए होती हैं डेटाबेस से कनेक्शन बनाने के लिए। तो हमने प्रोजेक्ट के अंदर जब डेटाबेस बनाया, तो क्या हुआ कि भाई हमारा क्या कहते हैं, डेटाबेस डायरेक्ट उस प्रोजेक्ट के साथ लिंक हो गया। लिंक होने से ये मुराद है, उसने कहा कि भाई ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, उसने ये क्रेडेंशियल्स जो हैं वो दे दिए, और कहा कि भाई ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, इसको आप, क्रेडेंशियल्स ही यूज़ करते हैं हम कनेक्शन के लिए, तो उससे क्रेडेंशियल्स इस प्रोजेक्ट के अंदर डाल दिए। तो अब जो हम डेटाबेस से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट हमारे पास ये एनवायरनमेंट वेरिएबल, ये क्या चीज़ है, इसको मैं करके दिखाता हूँ। पहले तो ये भाई डिप्लॉय कर दिया था ना मैंने, तो हमारी जो डिप्लॉय हुआ हुआ जो टू डू ऐप है ना,
वो हमारे डेटाबेस से लिंक हो गया। ठीक है, मतलब अब हम डिप्लॉय हुआ हुआ जो टू डू ऐप है उसमें डेटाबेस से कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो हम लोकल प्रोजेक्ट है, मतलब जी इस स्क्रीन थोड़ी सी जूम कर लीजिएगा, बहुत बारीक नजर आ रहा ठीक है। है। जी जी ठीक है। अच्छा, जो हमारा, मैं कह रहा था कि भाई जो आपने टू डू ऐप डिप्लॉय करी है ना, उसको आपने जो है लिंक कर दिया है डेटाबेस से। लेकिन जो हमारी टू डू ऐप हमारी लोकल मशीन में, अभी तक हमारा डेटाबेस ओ इस लोकल रिपॉजिटरी से नहीं लिंक हुआ, इस लोकल प्रोजेक्ट से नहीं लिंक हुआ। लिंक करने के लिए मैंने आपको बताया कि भाई हमें जो है डेटाबेस के क्रेडेंशियल्स चाहिए होंगे। ये क्रेडेंशियल्स है, ये मुझे चाहिए। तो इन क्रेडेंशियल्स को अगर मुझे अपने लोकल प्रोजेक्ट में लाना है तो मैं आसानी से ला सकता हूँ। किस तरह से? यहाँ पर मैं आता हूँ वर्सल env पुल, ये स्टेप लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर आप रिपोजिटरी में भी देखें यहाँ पे लिखा हुआ है env पुल इन्वायरमेंट env डॉट, इसके बारे में बताता हूँ। मैंने लिखा वर्सल env पुल, मतलब वर्सल के क्लाउड पे जाओ और ये सारे जो कनेक्शन से रिलेटेड वेरिएबल्स हैं इन सबको ले आओ, पुल कर लो, ले आओ। ठीक है, तो मैंने कहा वर्सल में जाओ और इस प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी इन्वायरमेंट वेरिएबल है क्लाउड के अंदर वो सारे ले आओ। ठीक है, ले आओ और कहाँ पे स्टोर कर दो? यहाँ पे मैंने एक फाइल का पाथ बता दिया, .env डॉट लोकल डॉट डेवलपमेंट था ना, या डेवलपमेंट डॉट लोकल था, डेवलपमेंट डॉट लोकल होगा, डेवलपमेंट डॉट लोकल। ठीक है, अब मैंने इस पर एंटर किया तो ये क्या करेगा? वर्सल पे जाएगा, वर्सल पे जाएगा, इस रिपॉजिटरी पर आएगा, टू डू वाले प्रोजेक्ट पर आएगा और यहाँ पर आएगा इन्वायरमेंट वेरिएबल, ये सारे उठाकर मेरे लोकल मशीन पे ले आएगा। तो मैंने कहा भाई सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल ला के ये लोकल मशीन में डाल दो, तो ये ले आया है और ये भाई मेरे पास सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स आ गए। ठीक है, अब इन्वायरमेंट वेरिएबल्स क्या, नाम से क्या लग रहा है आप लोगों को? देखो वेरिएबल्स तो सबको पता है वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये भी एक तरह से आप देखें वेरिएबल्स ही आपके सामने। ठीक है, लेकिन इन्वायरमेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं कि भाई आपका जो इन्वायरमेंट है, हमारा इन्वायरमेंट क्या है? हमारा इन्वायरमेंट ये अभी क्या कहते हैं, ये जो VS कोड पे मैंने प्रोजेक्ट खोला हुआ है ना, ये मेरा इन्वायरमेंट है, ये मेरा नेक्स्ट जेएस का इन्वायरमेंट है। अगर मुझे इस इन्वायरमेंट, क्या कहते हैं, अगर मुझे इस प्रोजेक्ट को डेटाबेस से लिंक करना है तो मुझे कुछ क्रेडेंशियल्स चाहिए होंगे। अब जरूरी नहीं है कि भाई मैं .env फाइल यूज करूं, मैं क्या कर सकता हूं भाई, मैं यहाँ पे डायरेक्ट एक वेरिएबल बनाऊं, लेट पासवर्ड इक्वल्स टू, जो भी डेटाबेस का पासवर्ड है वो ये भाई यहाँ पे मैं लिख दूं। इसी तरह से सारे वेरिएबल्स बना के मैं लिख दूं यहाँ पर। लेकिन इसमें एक नुकसान है। ठीक है, यहाँ पे मैं सारे डेटाबेस के लिख सकता हूँ, कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन नुकसान क्या होगा कि भाई ये जो वेरिएबल्स है ना, ये कल को भाई मैं गिटअप पे कोड पुश करूंगा, ठीक है, या कोई और अगर मेरा कोड देखेगा तो उसको मेरे क्रेडेंशियल्स पता चल जाएंगे। इवन अगर आप गिटहब पर ये कोड अपलोड करते हैं और आपकी रिपॉजिटरी प्राइवेट है, तब भी कोई ना कोई आपका प्रोजेक्ट हैक कर सकता है, आपके क्रेडेंशियल निकाल सकता है। तो ये बहुत वो होते हैं, बहुत सीक्रेट रखने होता है। तो इसलिए हम इस तरह से वेरिएबल्स नहीं बनाते हैं। हम क्या करते हैं, हम एक अलग फाइल बनाते हैं जिसका नाम हम रखते हैं .env। यहाँ पे मैंने रखा है .env डॉट डेवलपमेंट डॉट लोकल। ठीक है, तो आप समझ लें अभी .env फाइल हम बनाते हैं। डॉट डेवलपमेंट डॉट लोकल का मतलब ये है कि भाई आप जो है ये env फाइल जो है सिर्फ डेवलपमेंट के वक्त यूज करेंगे। जब आप इसको डिप्लॉय करेंगे तो उसके लिए कौन सी env फाइल यूज करेंगे? .env डॉट प्रोडक्शन। ठीक है, तो इस तरह का इसकी कन्वेंशन है बहुत सारी ना। तो अभी हमने भाई ये लोकल प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर रहा है, तो मैंने एक फाइल बना दी .env डॉट डेवलपमेंट डॉट लोकल। तो ये हमारी ये वाली env फाइल सिर्फ हमारे इस प्रोजेक्ट पे, जो कि हमारी लोकल मशीन पे, सिर्फ इस पे चलेगी। और हमारे केस में हमने करना भी यही है। अच्छा, तो इसको बनाने का फायदा ये है कि जितने भी हमारे पास सीक्रेट्स थे वो मैंने इसमें रख दिए। अब मैं इन सीक्रेट्स को अपने पास पूरे प्रोजेक्ट में कहीं पर भी यूज कर सकता हूँ अपनी मर्जी से। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे रखने का फायदा ये हुआ कि ये जो हमारी ENV की फाइल होती है ना, इसको हम कभी भी शेयर नहीं करते, इसको मैं कभी भी डिप्लॉय नहीं करूंगा, इसको मैं कभी भी गिटहब पर नहीं पुश करूंगा, इसको मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा। अगर मुझे ये प्रोजेक्ट शेयर करना है, मैं ये ENV फाइल डिलीट करके शेयर करूंगा। तो इसलिए आप ENV फाइल यूज करते हैं ताकि आप यहाँ पे सीक्रेट्स स्टोर कर सकें, प्लस आप यहाँ पे जो भी चीज स्टोर करेंगे वो आपके पूरे प्रोजेक्ट में एक्सेसिबल है। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज हो जो आपने भाई पूरे प्रोजेक्ट के अंदर यूज करनी हो, तो आप इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं। तो अगर हम सर यहाँ पे देखें, इस ENV फाइल को अगर हम गिट इग्नोर में रख लें तो हाँ गिट इग्नोर में आप देखें पहले से ही ऐड हो गई है, ये पहले से ऐड होती है, देखें ये पहले से ऐड हुई भी है, सही है। तो ये अब पुश नहीं होगी। और मैं अब देखें यहाँ पे जरूरी नहीं कि सिर्फ आप सीक्रेट्स ही यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे आप वो चीजें भी रखते हैं जो आपको पूरे प्रोजेक्ट में कहीं पर भी एक्सेस करनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें वर्सल ENV एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू है डेवलपमेंट, तो ये तो कोई सीक्रेट ही नहीं है, तो यहाँ पे क्यों रखा है? ये मैंने यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि मैं अब इस वेरिएबल को पूरे प्रोजेक्ट में कहीं पर भी कॉल कर सकता हूँ। कल को अगर मुझे चेंज करना है वेरिएबल, मैं सिर्फ ENV फाइल के अंदर आऊंगा और यहाँ पे चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंट वेरिएबल काफ़ी यूजफुल होते हैं, ये आपके इन्वायरमेंट के हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। इन्वायरमेंट हमारे केस में अभी क्या है, हमारी लोकल मशीन, हमारा VS कोड है अभी इन्वायरमेंट। जब मैं इसको डिप्लॉय करूंगा तो मेरा इन्वायरमेंट क्लाउड होगा, तो वहां पे मैं अलग वेरिएबल्स लिख सकता हूँ और मेरा प्रोजेक्ट सही चलेगा। ठीक है, तो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स इसलिए होता है। तो हमने सारे सीक्रेट्स यहाँ पे स्टोर कर लिए। अब वर्सल, अब भाई सारे सीक्रेट्स आ गए हमारे पास, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम डेटाबेस से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब कम्युनिकेट करने के लिए क्या चीज़ चाहिए हमें एक पैकेज चाहिए, ये वाला Vercel.postgres। अच्छा, ये पैकेज जो है इसने क्या किया है, ये जो है आपके इन्वायरमेंट वेरिएबल्स जो है ना, जो आपके इन्वायरमेंट, जो आपके डेटाबेस से रिलेटेड सीक्रेट्स हैं जो आपने पुल करा है, यहाँ पे देखें, आपने देखें ये पोस्टग्रेस पासवर्ड एक वेरिएबल है, पोस्टग्रेस डेटाबेस, जितने भी पोस्टग्रेस से रिलेटेड जो आपके पास वेरिएबल्स हैं वो स्टार्ट किससे हो रहा है, पोस्टग्रेस पोस्टग्रेस पोस्टग्रेस। ठीक है, तो वो क्या करेगा, ये जो पैकेज है ये क्या करेगा, ये सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल उठा लेगा जिनका नाम पोस्टग्रेस से स्टार्ट हो रहा है, तो ये सारे वेरिएबल्स ऑटोमेटिकली उठा लेगा। अगर मैं इस वेरिएबल का नाम चेंज कर दूं, फॉर एग्जांपल पोस्टग्रेस और इसका नाम मैं रख देता हूँ ABC, तो वो ABC नाम जो है उसको समझ ही नहीं आएगा। उसको क्या नाम चाहिए था, उसको चाहिए था पोस्टग्रेस URL का नाम चाहिए था, तो ये इन्वायरमेंट वेरिएबल से खुद ही उठा लेता है, तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये भाई ये पैकेज मैंने इंस्टॉल कर लिया। सेकंड स्टेप क्या है, रिपोजिटरी खोल लेता है। ये रिकॉर्ड हो रहा? हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। तो ओके, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे जो है कनेक्शन बनाना है। अच्छा, इस फंक्शन को एसिंक्रोनस कर देता है। एसिंक्रोनस के लिए मेरे ख्याल से यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है कि भाई इन्वायरमेंट वेरिएबल रखे हुए हैं, ठीक है, लेकिन मुझे इसको बताना पड़ेगा कि भाई डेटाबेस से कनेक्ट करो। जो मैंने, जब मैं db.connect का फंक्शन कॉल करूंगा ना, तो ये क्या करेगा, ये अब जाएगा इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में, वहां पे जाके भाई सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल चेक करेगा डेटाबेस से रिलेटेड और कनेक्शन बना देगा। वरना क्या होता है कि भाई हमें जो है कनेक्ट के अंदर जो है हमें लिखना पड़ता था पहले कि भाई इसके अंदर भाई एक पासवर्ड है, पासवर्ड फला फला है ये वो। अब जो है इस वाले पैकेज ने क्या किया है, इसने कहा कि भाई आप सिर्फ ये फंक्शन कॉल करो, हम खुद ही इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाके जो है आपके वेरिएबल्स, नेसेसरी वेरिएबल्स जो है वो ला के कनेक्ट कर देंगे। तो ये भाई हमारा कनेक्शन बन गया, यहाँ पे डेटाबेस से कनेक्शन बन गया। अब कनेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, अब कनेक्शन एक दफा बन जाता है तब आप कम्युनिकेट कर सकते हो। तो अब देखते हैं आगे क्या है। आगे हमारे पास जो है सही है, अब हमारे पास जो है एक अदद, पहले तो भाई मैं ट्राई कैच बना देता हूँ ताकि एरर हैंडलिंग में कर सकूँ। आप लोगों ने पढ़ा है कि जब भी हम अवेट की एरर हैंडलिंग करनी होती है हम ट्राई कैच यूज करता है। तो भाई यहाँ पे एरर
और रिटर्न, अभी मैं रिस्पॉन्स रिटर्न कर देता हूँ, न्यू रिस्पॉन्स, और यहाँ पे भाई मैं रिटर्न कर देता हूँ समथिंग वेंट रॉन्ग, और इसको मैं कंसोल भी करा दूँ एरर को। ओके, तो इस तरह से आप काफ़ी सारी एरर हैंडलिंग करते हैं डेटाबेस में, बट अभी हम इतनी करेंगे। अच्छा, अब जो है भाई डेटाबेस में कनेक्शन बना दिया, लेकिन डेटाबेस से अगर आपने कम्युनिकेट करना उसके लिए पहला स्टेप था कनेक्शन, डेटाबेस बनाना। डेटाबेस बना लिया, ठीक है, अब डेटाबेस से कनेक्ट करो, डेटाबेस से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, अब क्या करो, डेटाबेस में टेबल बनाओ। आपने कॉन्टेंटफुल पढ़ा था, कॉन्टेंटफुल के अंदर क्या था, आपको अगर डेटा इंसर्ट करना है, अगर आपने कोई भी डेटा डालना है, तो आप सबसे पहले उस डेटा का स्ट्रक्चर बताते थे। क्या बताते थे, फॉर एग्जांपल हमने मेरे ख्याल से ब्लॉक्स का मॉडल बनाया था। ब्लॉक्स के अंदर हमने बताया था कि भाई एक मॉडल होगा ब्लॉक्स का, एक टेबल होगा ब्लॉक्स का, उसके अंदर जो है ब्लॉक का टाइटल होगा, ब्लॉक का डिस्क्रिप्शन होगा, और ब्लॉक की इमेज होगी। ठीक है, ये हम पहले स्ट्रक्चर बताते हैं, इसको हम मॉडल भी कहते हैं, कॉन्टेंटफुल की जबान में इसको मॉडल कहते हैं, पोस्टग्रेस और एसक्यूएल की जबान में हम इसको कहते हैं टेबल्स। तो जब भी आप क्या कहते हैं, रिलेशंस। नहीं नहीं, रिलेशंस अलग चीज है। रिलेशन जो है, आप जो है किसी टेबल को दूसरे टेबल से लिंक करते हैं, उसको रिलेशन कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं टेबल्स। आपके डेटाबेस में पहले बनते हैं टेबल्स। तो कहाँ चला गया, बंद कर दिया क्या मैंने? ओके, सर तो ये लाइन आपका 12 पे आप, क्या, सर लाइन 12 पे आपने न्यू रिस्पॉन्स लिखा है, थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। यार आप जो है ये न्यू रिस्पॉन्स जो है ना, ये जेसन में नहीं रिस्पॉन्स करेगा। मैं एक काम करता हूँ, इसको जेसन में ही कर देता हूँ, इसको मैं जेसन में कर देता हूँ। अगर मैं, अच्छा ये नेक्स्ट रिस्पॉन्स होगा, न्यू नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। तो अब क्या करेगा ये भाई, जेसन में आपको ये मैसेज भेज देगा। ठीक है, पहले मैंने किस में लिखा था, मैंने लिखा था न्यू नेक्स्ट रिस्पॉन्स, इस तरह से कुछ लिखा था, न्यू नेक्स्ट, उप्स, और यहाँ पे भी इसको हटा दिया। इस तरह से मैंने पहले लिखा था। इसमें क्या आता कि भाई इस वाले केस में आप जेसन में रिस्पॉन्स कर रहे हैं, इस वाले केस में आप सिंपल सिर्फ टेक्स्ट में रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो एक टेक्स्ट जा रहा है बस, उसका फॉर्मेट जेसन नहीं है। ठीक है, तो ये फर्क था बस, लेकिन मैं जेसन में ही कर दिया क्योंकि आप जेसन में ही करता है। ओके, अब जो है मैंने आप लोग को बताया कि भाई हमारे डेटाबेस जो है, नो एसक्यूएल डेटाबेसेस जो होता है, जैसे पोस्टग्रेस, उसमें हमारे पास क्या होता है, टेबल्स बनता है। टेबल्स क्या होते हैं, टेबल्स में आप बताते हैं कि भाई आपके पास क्या क्या चीज़ें होंगी। तो फॉर एग्जांपल मैं टू डू का टेबल बनाऊंगा, तो अब टू डू का टेबल बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक काम करता हूँ, मैं आया वर्सल की CLI पे, यहाँ पर मैं पहले टेबल बना लेता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं आता हूँ, यहाँ मैंने गया स्टोरेज पे। ठीक है, स्टोरेज पे जाने के बाद मैं यहाँ पर आया क्यूरी। अब यहाँ पे जो है मैं क्यूरीज लिख सकता हूँ। जब भी आप पोस्टग्रेस वाले डेटाबेस से कम्युनिकेट करते हैं, पोस्टग्रेस जब आप यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक क्यूरी लैंग्वेज यूज होती है जिसको हम कहते हैं एसक्यूएल, एसक्यूएल सीक्वल क्यूरी लैंग्वेज। अब एसक्यूएल जो है एक लैंग्वेज है, जैसे आप जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट पढ़ते रहे हैं, वैसी भाई ये एक अदद लैंग्वेज है, क्यूरी लैंग्वेज है हमारे पास एसक्यूएल। उसका सिंटैक्स भाई बिल्कुल इंग्लिश ही है पूरी। तो मैंने आप लोगों को बताया पहली चीज हमने क्या बनानी है, एक अदद टेबल बनाना है। तो टेबल के लिए मैं क्यूरी लिखूंगा, क्रिएट। इस तरह से आप एसक्यूएल लिखते हैं, कैपिटल लेटर में लिखें तो ज़्यादा अच्छा है, स्मॉल लेटर में चल जाता है, बट अच्छी प्रैक्टिस ये है कि एसक्यूएल आप कैपिटल लेटर में लिखें। तो मैंने लिखा क्रिएट, क्या चीज़ क्रिएट करनी है, क्रिएट टेबल, नाम क्या रखना है, टू डूज
और अच्छा टू डूज नाम जो है वो मैं शॉर्ट में कर देता हूँ, ठीक है, नाम रख दिया। तो ये भाई क्रिएट टेबल टू डूज। अब मुझे बताना है कि भाई टू डूज के अंदर क्या क्या चीजें होनी है, क्या क्या कॉलम्स होने हैं, तो वो मुझे बताना है। तो यहाँ पे मैं राउंड ब्रैकेट लगाऊंगा और इसके अंदर जो है मैं फील्ड्स डिफाइन करूंगा कि मेरे पास क्या क्या टू डूज में होनी है। तो मेरे पास भाई एक अदद होनी है आईडी, ठीक है, अगर मैं आईडी ना भी लिखूं तो वो खुद ही जनरेट कर देगा, लेकिन मैं आईडी लिख लेता हूँ। आईडी, अच्छा आईडी जो है मैं चाह रहा हूँ कि भाई खुद ही इंक्रीमेंट हो, मतलब सीरियल हो। सीरियल का क्या मतलब है कि भाई आपने सीरियल नंबर देखे होंगे ना, जैसे आप एक्सेल की फाइल खोलते हैं, उसमें आप जैसे जैसे भाई इनपुट देते रहते हैं वैसे वैसे आपके रॉज बढ़ती रहती है, ठीक है। इसी तरह से सीरियल अगर मैं लिख दूं तो क्या होगा, अच्छा कैपिटल में लिखेंगे सीरियल। सीरियल से क्या होगा कि आपका जो क्या कहते हैं, नहीं मेरे ख्याल से स्मॉल में ही लिखेंगे, देख लेते हैं अगर गलती हुई तो ठीक कर लेंगे। सीरियल से क्या होगा कि आपका जो है आईडी जो है वो सीरियल में चलेगी। फॉर एग्जांपल जैसे ही मैं पहली रो ऐड करूंगा उसका सीरियल नंबर क्या होगा 1, दूसरी रो ऐड करूंगा दूसरा डेटा ऐड करूंगा उसका सीरियल नंबर 2 3 4 5 6 7, इस तरह से चलता रहेगा। ओके, अब मुझे भाई पहला कॉलम मैंने बता दिया, अब जो है मुझे दूसरा कॉलम बताना है। तो दूसरा कॉलम का नाम मैं रख देता हूँ टास्क। आप हमारे डिजाइन में देखें ना क्या क्या चीज़ है, कहाँ है भैया हमारा डिजाइन, ये रहा, इसको भी यहाँ पे ले आता हूँ, आ जाओ। आ गया, ओके। डिजाइन के अंदर क्या है, हमने एक टू डू ऐप बनानी है जिसके अंदर टास्क होंगे। तो भाई मैंने एक और कॉलम बना दिया टास्क का। इसकी डाटा टाइप मैं क्या रखूंगा, इसकी डाटा टाइप मैं रख देता हूँ var4। var4 मतलब कि भाई आपके पास स्ट्रिंग की डाटा टाइप है इसकी, और मैं बता रहा हूँ कि भाई इसके अंदर सिर्फ 255 करेक्टर्स ही हो सकता है। 255 करेक्टर से क्या मुराद है, भाई हमजा एक नाम है, हमजा के अंदर कितने करेक्टर है, HAMZAH 6, ठीक है। तो मैं जो भी टास्क डालूंगा वो उसकी लेंथ जो है वो 255 के अंडर अंडर होनी चाहिए, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो मैंने टास्क एक लिखा, एक कॉलम बनाया टास्क, उसकी डाटा टाइप मैंने varchar लिख दी, फिर कॉमा लगाऊंगा। अब फिर मैं क्या करूंगा, मेरे ख्याल से इतना ही है, आईडी टास्क। हमारे केस में क्या है, एक आईडी होनी है और एक हमारे पास ये मैसेज होना है, तो हमें और कॉलम ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भाई हमारे पास टेबल का डाटा हो गया। इसके एंड में मैं लगा दूंगा सेमीकोलन। अब चला के देखते हैं कोई गलती है या नहीं। रन क्यूरी सक्सेसफुली। अब इस डाटा ने क्या किया, इस डाटा ये जो मैंने क्यूरी लिखी है इस क्यूरी ने क्या किया, एक डेटाबेस बना दिया, एक डेटाबेस के अंदर टेबल बना दिया। तो यहाँ पे देखें ब्राउज के अंदर में आया, यहाँ पे देखें टू डूज का टेबल आ गया जिसका एक कॉलम है आईडी और दूसरा कॉलम है टास्क। अब जैसे ही मैं एक टास्क ऐड करूंगा यहाँ पे भाई एक रॉ ऐड हो जाएगी जिसके अंदर आईडी होगी और टास्क होगा। फिर एक और ऐड करूंगा उसके अंदर आईडी फिर टास्क, आईडी फिर टास्क, ठीक है। तो इस तरह से हम ऐड करते रहेंगे। स्पेसेस भी इंक्लूड है, var4 के अंदर स्पेसेस भी इंक्लूड है। अब ये जो क्यूरी है ये मैं अपने कोड में भी लिख सकता हूँ। किस तरह से, उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर आता हूँ अपने कोड के अंदर और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अवेट क्लाइंट डॉट एसक्यूएल। और इस एसक्यूएल का जो फंक्शन है ना, क्लाइंट के अंदर एक मेथड है एसक्यूएल, इसके पास जो है ना मैं एक स्ट्रिंग पास कर दूंगा। तो स्ट्रिंग के इस स्ट्रिंग के अंदर मुझे वही क्यूरी लिख लेनी है बस, क्रिएट टेबल टू डूज आईडी टास्क जो भी है, सही है। तो ये हमारे पास हम इस तरह से अपने कोड में से क्यूरीज लिख सकते हैं। अच्छा, ये अगर मैं कोड चलाऊं तो क्या होना चाहिए, इसको मैं लोकली चला देता हूँ npm run dev। मुझे बताएं क्या होगा। इस एपीआई पे मैं कॉल करूंगा, सबसे पहले कनेक्शन होगा, दूसरे उसमें वो टेबल बनाएगा। सर इसमें मतलब हमें एसक्यूएल सीखनी पड़ेगी, हाँ यार एसक्यूएल तो सीखनी पड़ेगी आपको, लेकिन ड्रिजल जैसी जो टूल है ना वो आपकी काफ़ी हेल्प कर देता है।
लेकिन एसक्यूएल भी आनी चाहिए। तो मैं आता हूँ भाई ऑलरेडी ऑलरेडी जब आपने वर्सल की स्टोरेज में एसक्यूएल क्वेरी रन कर दी थी तो फिर दोबारा वीएस कोड में क्यों रन कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ कि वही क्यूरी आप वीएस कोड में कैसे लिख सकता है, तो इस तरह से लिख सकता है। तो अगर मैं इसको चलाऊं तो क्या आना चाहिए? यार GraphQL अभी हाँ एक अच्छा एरर आ गया, लिखा है समथिंग वेंट रॉन्ग, मतलब कैच चला है हमारा। कैच कब चलता है? जब कोई एरर होता है। तो एरर देखें क्या आ रहा है। एरर हमारे पास कह रहा है कि भाई आपके पास क्या लिखा है, रिलेशनल टू डूज ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो टेबल मतलब पहले का बना हुआ है, ठीक है। हाँ, मैंने पहले से टेबल बना चुका हूँ, मैं दोबारा बना रहा हूँ तो वो अलाउ ही नहीं करेगा। तो इसके अंदर हमारे पास एक और आसानी ये है कि भाई यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इफ एग्जिस्ट। अब ये क्यूरी सिर्फ तभी चलेगी, अच्छा, एक नेम के एक से ज्यादा टेबल नहीं बना सकते? एक से ज्यादा टेबल एक नाम के नहीं बना सकता। टू डूज का मैंने पहले बना दिया था वहां पे, अब मैं यहाँ पे जो है मैं दोबारा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ तो नहीं बनाएगा। तो तो टू अच्छी डूज वन क्यूरी क्या करेंगे तो होती है? बन जाएगा। हाँ फिर बन जाएगा। अब अच्छी प्रैक्टिस क्या होती है कि मैं जो है इस तरह की क्यूरी लिखूं। मैंने क्या लिखा, क्रिएट टेबल इफ एग्जिस्ट, इफ नॉट एग्जिस्ट होगा, इफ नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है? इंग्लिश लिखी हुई है, साफ पता चल रहा है कि भाई अगर टेबल नहीं एग्जिस्ट करता डेटाबेस के अंदर टू डूज नाम का, तो भाई ये चला दो। सिंपल ये लिखा हुआ है। तो ये आपके पास कोड है, इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको छोटा कर देता है। और अब बताएं क्या आएगा। समथिंग वेंट रॉन्ग, क्यों? क्योंकि भाई हमने कुछ रिटर्न ही नहीं कराया। अच्छा यहाँ पे देखते हैं क्या है। कहाँ गया? अच्छा मैंने गलत लिख दिया ये, इफ नॉट एग्जिस्ट मिला के लिखेंगे क्या? नहीं, कोई बात नहीं भाई, गूगल कर लेता है। इफ नॉट एग्जिस्ट इन एसक्यूएल, सिंपल भाई, मैं कहीं पे भी फंसो तो यहाँ गूगल से आराम से आपको मिल जाएगा। एग्जिस्ट का मैंने शायद एस ज़्यादा लगा दिया। अब चला के देखता है अब क्या एरर आ रहा है। नियर एग्जिस्ट, ओके देख लेते हैं यार, ऐसी मिलती जुलता ही नाम है इसका। कोई चीज मिला के लिखनी होती क्या? सर्वर एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट। ये जो है मैं गूगल से देख रहा हूँ, और जो है फ्रॉम टेबल, यार एक काम करता है ना, चैट जीपीटी से पूछ लेता। यहाँ पे मैं आया और सर सिंपल इससे बोलते एग्जिस्ट हैं की स्पेलिंग देख लें। क्या गलत लिख दी? एग्जिस्ट, एस, देख लेता है। यहाँ पर आना है करेक्ट दिस एसक्यूएल क्यूरी। ओके, क्रिएट इफ नॉट एग्जिस्ट, यार मैंने पहले यही तो लिखा था, मैं क्या सेव नहीं किया था? देखते हैं, चला के वापस। ओ, आ गया। लो। हाँ, तो भाई हमारी एपीआई चल गई थी, पता नहीं शायद मैंने पहले सेव नहीं किया था। तो अब जो है हमारे पास भाई इसने क्या किया, रिस्पांस दे दिया ये वाला। इस रिस्पांस को भाई मैं अंदर ले आता हूँ ऐसे। ठीक है, तो ये अब जो है चेक करेगा, अगर टेबल बना हुआ है तो ऐड कर देगा। अब दूसरी क्यूरी भाई मैंने चलानी है। दूसरी क्यूरी क्या है? दूसरी क्यूरी ये है कि जो है, एक सेकंड खोल लेता हूँ मैं अपने रेफरेंस के लिए कोड। हाँ, अब जो है मुझे क्या करना है, डेटाबेस बना लिया, डेटाबेस से कनेक्ट कर लिया, टेबल बना लिया। तीसरा स्टेप क्या होगा? डेटाबेस में डाटा इंसर्ट करना। तो मैं डेटाबेस में डाटा इंसर्ट कर देता हूँ। तो उसके लिए क्या क्यूरी है? इंसर्ट इनटू, किसमें इंसर्ट करना है? इंसर्ट इनटू टेबल का टू नाम, डूज। टू डूज। तो टू डूज, अब जो है मुझे बताना है कॉलम के नाम। तो आईडी वाला जो कॉलम है उसको मैं नहीं लिखूंगा, वो
खुद ही ऐड हो जाएगी, क्योंकि मैंने उसमें एक चीज ऐड करी थी, सीरियल, सीरियल। तो वो खुद ही ऐड हो जाएगी। अच्छा, अब मैंने दूसरा कौन सा कॉलम था, मेरे ख्याल से टास्क था टास्क विद कैपिटल टी। ठीक है, तो अब ये जो है मैंने कॉलम के नाम बताए, इनके बीच में स्पेस नहीं लिखता। उसके बाद जो है मैंने वैल्यूज बतानी है। वैल्यूज के लिए मैं लिखूंगा वैल्यूज, और यहाँ पे जो है मैं वैल्यू पास कर दूंगा जो भी वैल्यू होगी। तो इस केस में मैं लिख देता हूँ टास्क 1, बस। ठीक है, तो अब इसको चल आखिर में सेमी कॉलन लगा देता हूँ। रन दिस क्यूरी। टास्क 1 डज नॉट एग्जिस्ट। क्या गलती करी है देख लेते हैं। वैल्यूज पेट्स, यहाँ पे स्पेस आएगा क्या? टास्क 1 डज नॉट एग्जिस्ट, इंसर्ट इनटू टू डूज टास्क। कॉलम का नाम क्या सर था? काइंडली सिंगल कोट में लिखे, टास्क 1 को सिंगल कोट। ओके ओके ओके, राइट 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 राइट। इसको वापस टास्क कर दो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सिंगल कोड यूज होता है, डबल कोड्स नहीं यूज होता, याद रखेगा। ओके, तो अब मैंने क्या किया, डाटा इंसर्ट कर दिया। अब वापस आते हैं टू डूज के टेबल में। ये भैया वहाँ पहला डाटा इंसर्ट हो गया। अब यही डाटा हम जो है इंसर्ट कैसे करेंगे, एपीआई की हेल्प से करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक अदद फंक्शन बनाता हूँ, इसकी मैं एपीआई बना लेता हूँ सिंपल। एपीआई क्या होगी, एक्सपोर्ट, एक और फंक्शन होगा एसिंक्रोनस, और इसका नाम मैं क्या रखूंगा, पोस्ट। क्यों पोस्ट रखा भाई? क्योंकि हमने क्रिएट करना है। हाँ, डेटाबेस में सेव करने के लिए। जब भी हम कोई भी चीज क्रिएट करते हैं तब हम यूज करते हैं पोस्ट का मेथड। तो हमें पोस्ट का मेथड अगर बनाना है तो हम सिर्फ फंक्शन का नाम पोस्ट लिख देंगे, वो खुद ही पोस्ट का मेथड बन जाएगा। जब भी हम एपीआई कॉल करते हैं तो पोस्ट का मेथड कॉल करेंगे अगर मुझे डाटा क्रिएट करना है। अब मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहली चीज भाई मैं लिख लेता हूँ कॉन्स्ट रिक्वेस्ट डाटा, क्या लिखूँ नाम, रिक लिख देता हूँ। उसके अलावा जो है रिक्वेस्ट डॉट जेसन, इस तरह से भाई मुझे डाटा मिल जाएगा। अवेट भी लगा देता है। तो जो भी मेरे पास रिक्वेस्ट के अंदर डाटा आएगा, जो कि अभी हम पास करके देखेंगे, वो मेरे पास इस वेरिएबल के अंदर रिसीव हो जाएगा। फिर मैंने क्या लिखनी है, एक ट्राई कैच लगा देता। ठीक है, और इस ट्राई कैच के अंदर मैं एक इफ की कंडीशन लगाऊंगा, इफ रिक डॉट रिक के अंदर वो जो है टास्क पास करेगा। अगर वो टास्क नहीं पास करता तो क्या करेंगे हम भाई, उसे एरर दे देंगे। तो हम चेक कर रहे हैं कि भाई रिक्वेस्ट के अंदर टास्क उसने पास किया है, तो ये कोड चलाओ जो भी हम लिखेंगे। अगर उसने टास्क नहीं पास किया तो भाई उसको हमने एक एरर भेज देना है, जिसको मैं कहूंगा थ्रो न्यू एरर। और यहाँ पे मैं एरर मैसेज पास कर दूंगा, टास्क इज रिक्वायर्ड, टास्क फील्ड इज रिक्वायर्ड। तो ये मैंने भाई थ्रो कर दिया। थ्रो करने से क्या होता है, जो भी चीज़ हम थ्रो करते हैं वो एरर के अंदर हमें मिलती है। तो यहाँ पे जो भी हमें मिल रहा है तो उसको भाई मैं सिंपल रिटर्न करा देता हूँ। और यहाँ पे भाई नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और इसके अंदर क्या चीज़ होगी, एक अदद मैसेज मैं दे दूंगा उसे, मैसेज। और मैसेज क्या है, एरर डॉट मैसेज। ठीक है, यहाँ पे टाइप का एरर आएगा। इसको रिजॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ एस मैसेज स्ट्रिंग। ठीक है, तो अब ये एरर चला गया, क्योंकि ना ये एरर की जो टाइप है ना वो अननोन है। ठीक है, तो मैंने इसको क्या किया, मैंने कहा कि भाई इसकी टाइप कर दो ये। इसका मतलब क्या है कि एरर के अंदर मैसेज है, तो ये मैंने ब्रैकेट्स लगा के कर लिया। तो इसका मतलब अब ये डॉट करके आप देख रहे हैं मैसेज सजेशन में भी आ रहा है, तो मैसेज मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, एरर डॉट मैसेज के अंदर हमारे पास क्या चीज़ आएगी, जो भी हमने यहाँ से एरर थ्रो किया है वो हमें, एरर क्या थ्रो किया, ये थ्रो किया। ठीक है,
ये जो मैसेज है ये हमारे पास कहाँ पे मिलेगा, एरर डॉट मैसेज के अंदर। तो वो भाई मैंने उसको रिस्पॉन्स में दे दिया। अच्छा, ये तो भाई मैंने एरर हैंडलिंग कर लिया। अब अगर भाई उसने टास्क दे दिया है, मतलब उसने जो है अपने जब पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहा था तो उसने अगर टास्क पास किया है तो हमने क्या करना है, अभी हमने किया था। तो यहाँ पे डीबी क्यूरी चलाएंगे। हाँ क्लाइंट डॉट क्यूरी चलाएंगे बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे भाई मैंने कनेक्शन नहीं बनाया तो इसको यहाँ से उठाता है और यहाँ पे सर जब ये लिखता है। इधर वर्सल की वेबसाइट पे चला रहे हैं तो इधर भी चलाना लाजमी है। क्या ये चला रहे हैं क्लाइंट एसक्यूएल करके, क्यूरी चला रहे हैं ये इधर चलानी है और वर्सल की वेबसाइट पे भी चलाएंगे। यार? नहीं, ये उधर वर्सल आप की वर्सल वेबसाइट पे पे नहीं चलाएंगे, यहीं पे चलाएंगे। वो मैं क्यूरी वहां पे आसानी से समझ आ जाती इसलिए मैं वहां लिखती, लेकिन यहाँ पे भी मैं ठीक लिख रहा है। हूँ क्योंकि हम यहीं से चलाएंगे अमूमन। ठीक है, तो यहाँ पे भाई मैंने क्या किया, सबसे पहले डेटाबेस को कनेक्ट कर दिया। इसको मैं भाई ऊपर ले आता हूँ। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा कि भाई क्लाइंट डॉट डी बी डॉट एसक्यूएल, एसक्यूएल के अंदर भाई मैं अपनी क्यूरी पास कर दूंगा। तो क्यूरी क्या है भाई मेरे पास, क्यूरी अभी मैंने लिखी थी, वापस लिखनी पड़ेगी क्योंकि वहां से हट जाती है। इंसर्ट इंसर्ट इनटू टू डूज, टू डूज था हाँ। और किस में मैंने पास करनी है, टास्क के अंदर मुझे पास करनी है, जिस जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। और इसकी वैल्यूज जो है वो क्या होंगी, वैल्यूज जो है वो होगी, क्या होगी भाई, वो वैल्यू मैं पास करूंगा। हाँ, वो वैल्यू मैं पास करूंगा अभी। वो वैल्यू कहाँ से आएगी, वो वैल्यू आएगी इसके अंदर से, क्योंकि भाई जो भी मुझे वैल्यू ऐड करनी है वो मैं यूजर से लूंगा ना। तो यहाँ पे जो है वो रिक्वेस्ट के अंदर आएगी वैल्यू, और उस रिक्वेस्ट के बाद मैं उसको यहाँ पे रिसीव करने के बाद यहाँ पे मैं करूँगा रिक्वेस्ट डॉट टास्क। तो ये भाई हमारे पास एक पोस्ट रिक्वेस्ट बन गई है। अभी इसको वापस देखते हैं। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक पोस्टमैन पे जाता हूँ और जो सर है यहाँ पे एक क्वेश्चन था, जी, ये जो डीबी डॉट कनेक्ट है ये हम जब एप्लीकेशन स्टार्ट होती है तो इसका इंस्टेंस हम जब तक नहीं बना के रख सकते, और यहाँ या पे हमें हर मेथड के अंदर हर मेथड। यार इसके अंदर जो है ये अवेट मसला करेगा। AWS का जो लैम्डा फंक्शन था ना उसके अंदर क्या होता था कि आप बाहर ही बनाते थे और वही अच्छी प्रैक्टिस होती थी, लेकिन यहाँ पे जो है ये अलाउ नहीं कर रहा है मुझे। अगर मैं वेट भी तो हटा हमें दूँ, हर हर मेथड के अंदर इसको हमें करना पड़ेगा सर, ये सही है? हाँ यार देखो बैकग्राउंड में इन्होंने शायद ऑप्टिमाइज किया हुआ इन्होंने कि भाई अगर db डॉट कनेक्ट जो है वो अगर इन्होंने कैश कर लें तो उससे क्या होगा कि आपके पास जो है ये इतना फ्रिक्वेंटली नहीं रन होगा। लेकिन हमारे पास जो है मेरे ख्याल से होगा इसका भी ऑप्शन कि आप जो है यहाँ पे जो है आप डिफाइन कर देते हैं। AWS में क्या होता था कि आप AWS का भी फंक्शन इसी तरह से काम करता था, लेकिन उसमें जो इंस्टेंसेस होते थे ना वो होते थे AWS की पैकेजेस होते थे, तो वो आप बाहर ही लिखते सही। थे इस तरह से। तो बाहर जब लिखते थे ना उससे फायदा ये होता था कि बेशक मैं एक ही फंक्शन लिख रहा हूँ, जब मैं उसको बाहर लिख देता हूँ ना तो इसका मतलब ये होता है कि मैं इस फंक्शन को अगर कॉल कर रहा हूँ मल्टीपल टाइम्स तो मेरा जो इंस्टेंस है वो एक ही दफा बनेगा। मेरे ख्याल से इन्होंने भी कुछ इस तरह से ऑप्टिमाइजेशन करी हुई होगी कि जो है मैंने एक दफा यहाँ पे इंस्टेंस बना लिया, अब मैं इसको कॉल करूंगा तो वो क्या करेगा, कनेक्शन बना देगा। ठीक है, क्योंकि db डॉट कनेक्ट इन्हीं का पैकेज है ना तो इन्होंने ऑप्टिमाइजेशन करी होगी। तो जो है ये एक दफा कनेक्शन बना देगा, फिर मैं दूसरी दफा कॉल करूंगा, उसके फौरन बाद अगर मैं कॉल करूंगा तो ये कनेक्शन नहीं बनाएगा। ठीक है, अगर मैं 1 घंटे बाद कॉल करूंगा और बीच में कोई कॉल नहीं कर रहा तो हमें पता है कि भाई अगर हम सर्वरलेस फंक्शंस में अगर हम बैकएंड को कॉल ना करें तो क्या होगा, हमारा बैकएंड सो जाता है। तो उसको जगाने के लिए हमने एक कॉल भेजनी होती है कि भाई उठ जाओ। तो वो कॉल के लिए सही। हाँ, जब तक वो जाग रहा है तब तक मेरे ख्याल से कनेक्ट जो है ना वो कनेक्शन बना रहेगा, वरना इतनी अभी आप स्पीड देख के आप लोग को आइडिया हो जाएगा। अच्छा, अब मैंने भाई ये API बना दिया पोस्ट की, ये एरर भाई क्यों आ रहा है पता नहीं। सही है लेकिन चल जाएगा ये। अच्छा, यहाँ पे भाई मैं और अपना जो अवेट पाथ है, अवेट नहीं लगा हुआ डीबी डॉट कनेक्ट के साथ। ओ राइट, ठीक है।
HTTP लोकल होस्ट 3000 /API/todos todos था या to do था? कहाँ है भाई? to do। तो यहाँ पे इसका पाथ जो है वो to do है। इस पे मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट भेज दिया और पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर मुझे एक बॉडी पास करनी है जो कि मैं रॉ और जेसन के अंदर करूँगा। तो यहाँ पे मैंने एक बताया था, अगर मैं एम्प्टी जेसन पास करूँगा, सेंड करते हैं क्या होता है देखते हैं। तो यहाँ पे देखें टास्क फील्ड इज रिक्वायर्ड, इसका मतलब उसने हमें भाई एरर दे दिया। तो यहाँ पे मुझे टास्क पास करना पड़ेगा। तो टास्क जो है वो मैं पास कर देता हूँ जेसन फॉर्मेट के अंदर और यहाँ पे मैं कर देता हूँ टास्क 2। अब मैं इस एपीआई को कॉल करता हूँ और देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। अच्छा, रिस्पॉन्स मैंने दिया ही नहीं है। यहाँ पे देखें मैंने डाटा ऐड हो गया होगा लेकिन मैंने रिस्पॉन्स नहीं किया। अच्छा, यहाँ पे अवेट भी लगना था। ठीक है, तो अब यहाँ पे डाटा इंसर्ट करेगा पहले, फिर उसके बाद हमने क्या रिस्पॉन्स रिटर्न करना है। तो रिस्पॉन्स के अंदर हम रिटर्न कर देते हैं नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, एक मैसेज रिटर्न कर देते हैं जिसके अंदर भाई हमने कहना है कि डेटा एडिट सक्सेसफुली। ओके, अब मैं सेंड करता हूँ। तो अब ये टास्क 2 फिर से ऐड होगा, एक ही दफ़ा ऐड होगा क्योंकि हमने पहले अवेट नहीं लगाया था। देखते हैं, यहाँ पर आते हैं, कहाँ चला गया भाई मेरा डेटाबेस, ये रहा। इसको भाई मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, टू डू सेलेक्ट करता हूँ। ओके, हो गया था। तो यहाँ पे देखें टास्क 1, फिर उसके बाद मैंने एक टास्क 2 चलाया था, उसके बाद क्या कहते हैं दोबारा से मैंने चलाया टास्क 2। ठीक है, तो इस तरह से जो है मेरे पास अब जो है मेरे पास एक एपीआई बन गई है जिसको अब मैं कहीं पर भी कॉल करके जितने आइटम्स ऐड करना चाहूँ, जितने टू डूज ऐड करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा अब इसमें ना एक प्रॉब्लम है, इस वाली अप्रोच में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? पहले तो आपके पास ना क्यूरीज आ रही है कि आपने क्यूरीज लिखी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स भी कर रहा होगा, तो उस रिस्पॉन्स को जो है ना मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ, कॉन्स रेस इक्वल्स टू ये। अच्छा, रेस के अंदर देखते हैं क्या आ रहा है कंसोल करा के, क्योंकि जब मैं क्यूरी चलाऊंगा तो क्यूरी चलेगी, डेटाबेस कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करेगा। तो अब देखते हैं वो रिस्पॉन्स क्या करता है। तो इसको मैं चलाता हूँ और यहाँ से मैं वापस सेंड रिक्वेस्ट करता हूँ, फिर से टास्क 2 ऐड होता है, डाटा एडेड सक्सेसफुली, इसका मतलब डेटाबेस में ऐड हो गया और हमें ये रिस्पॉन्स मिला है। इस रिस्पॉन्स के अंदर हमारे काम की जो चीज़ है ना वो कहाँ पर है? वो है मेरे ख्याल से कहाँ गया, रोज, रोज के अंदर या फील्ड्स के सर अंदर, ये तो रोज खाली काउंट मिल खाली रहा लग रही होगा, है। रो रोज काउंट काउंट मिल रहा होगा, क्या चीज? रोज रोज काउंट मिल रहा है ना। हाँ, रोज काउंट भी मिल रहा है कि भाई इतनी रोज ऐड कर लिया, उसके बाद ये यहाँ पे हमें फील्ड्स नहीं दे रहा। उसके लिए मेरे ख्याल से कुछ एडिशनल हमने आगे लगाना होता है, रिटर्न शायद लिखना होता है। कहाँ है भाई हमारी एसक्यूएल की क्यूरी, ये रही टास्क। इसको अगर मैं इस तरह से लिखूं, नो नोप नोप नोप, पता नहीं कुछ लिखना होता है लेकिन हम देख लेंगे इसे। अच्छा, ये जो अब मसला क्या है इसमें, इसमें ना मसला ये है कि अगर हम ऊपर भी आए ना, अभी तो हमने भाई पोस्ट रिक्वेस्ट करके टू डूज जो है इंसर्ट करिए, अब मैं चाह रहा हूँ टू डूज गेट करना। तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, एक और क्यूरी लिख लेता हूँ। उसके लिए मैं लिखूंगा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टू डूज। तो यहाँ पर आता हूँ मैं, यहाँ पे मैंने कहा कि भाई ये वाली क्यूरी चेक करो, अगर टेबल नहीं है तो भाई ऐड कर लो, अगर है तो छोड़ दो। अब दूसरी क्यूरी मैं लिखूंगा अवेट क्लाइंट डॉट एसक्यूएल सेलेक्ट सेलेक्ट ऑल डायरेक्ट फ्रॉम फ्रॉम स्टैरिक मतलब ऑल फ्रॉम टू डूज। तो ये क्या करेगा भाई, टू डूज के टेबल में से सारे आइटम्स उठा के ले आएगा और इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेगा। अब इस वेरिएबल को भाई मैं कंसोल कराता हूँ, CLG res।
और इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब इसको जो है मैं चलाता हूँ यहाँ पे। इस बार मैं गेट रिक्वेस्ट करूँगा क्योंकि अच्छा गेट रिक्वेस्ट पे मैंने जेसन के अंदर ये रिस्पॉन्स पास कर देता हूँ रिजल्ट, और यहाँ पे जो है क्या यहाँ पे मैं डेटा लिख देता हूँ उसका नाम। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं गेट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। गेट रिक्वेस्ट मतलब मुझे डाटा जो है रिसीव डेटाबेस से निकालना है, तो गेट रिक्वेस्ट यूज होगी। गेट का मेथड मैंने सेलेक्ट किया, एपीआई कॉल करी, और ये चीज़ इग्नोर हो जाएगी। और इसके अंदर आप देखें मेरे पास क्या आ रहा है, डाटा आ रहा है, उसके अंदर रोज आ रही हैं, रोज के अंदर मेरे पास सारा जो भी डाटा था वो आ रहा है। अब जो है मुझे क्या करना है, मुझे जो है सिर्फ रोज चाहिए। तो अब मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ पर आऊँगा, रेस डॉट कहाँ पर है भाई, यहाँ पे आ भी रहा था सजेशन रोज। और अगर मुझे यहाँ पे भाई लूप चलाना है या कुछ और काम करना है या मुझे फिल्टर करना है, अगर मुझे कोई चीज़ फिल्टर करनी है या फाइंड करनी है, तो मैं फाइंड का मेथड लगाऊंगा। तो फाइंड के मेथड के अंदर क्या होगा कि जो है मैं कंडीशन लिखूंगा कि आइटम डॉट भाई आइटम डॉट टास्क, नहीं आइटम डॉट आईडी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा आइटम, यहाँ पे क्या है, आईडी इक्वल्स टू एरो नहीं लगाया मैंने, एरो फंक्शन का, आइटम डॉट आईडी इक्वल्स टू 1। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे जो है मैं आइटम जो भी हमारे पास डाटा आ रहा है उसके अंदर से मैं वो आइटम फाइंड कर रहा हूँ जिसकी आईडी 1 है। तो यहाँ पे मैंने फाइंड का मेथड यूज किया, उसके अंदर कॉल बैक फंक्शन पास कर दिया। तो ये क्या करेगा, ये एरे के अंदर, ये हमारे पास एरे है ना, रोज के अंदर हमारे पास इतने सारे आइटम्स है, मुझे सिर्फ ये वाला चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर आया मैं, अब मैंने यहाँ पे फिल्टर कर लिया। तो अब जब मैं कंसोल करूँगा तो वापस सेंड रिक्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ कंसोल के अंदर हमारे पास आ जाएगा, ये देखें सिर्फ वो वाला एलिमेंट आ गया जिसकी आईडी 1 है। लेकिन यहाँ पे जो है ना नुकसान क्या हो रहा है कि मुझे जो है ना बार बार देखना पड़ रहा है। कहाँ से, मुझे पोस्टमैन से देखना पड़ रहा है कि भाई मैं जाऊँगा पहले डाटा के अंदर, डॉट डाटा डॉट रोज डॉट आईडी यहाँ पर मिलेगी मुझे। उसके अलावा अगर मुझे कोई चीज़ एक्सेस करनी है, डॉट फील्ड्स डॉट टेबल आईडी, इस तरह से मुझे देखकर कंसोल से देख देख के करना होगा। इसमें हो सकता है मैं गलती भी कर दूं और फिर उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो सोल्यूशन क्या है, टाइप स्क्रिप्ट। अब एक तरीका तो ये है कि भाई मैं मैनुअली बैठूं और यहाँ पे एक इंटरफेस बना लूँ, इंटरफेस आई डाटा। ठीक है, अब इसके अंदर जो भी है मेरे पास डाटा आ रहा है ना, इसकी मैं पूरी टाइप बना लूँ। ये देखें कितना सारा डाटा है, इन सब की जो है मैं टाइप बना लूँ यहाँ पे बैठ के। ये सारा डाटा मैंने पेस्ट किया, और जो है अब मैं क्या करूँगा कि अब इन सब की टाइप्स लिखूंगा। तो कमांड की टाइप क्या है, इसकी टाइप यहाँ पे स्ट्रिंग कर देता हूँ मैं। फिर इसकी टाइप नीचे वाली की टाइप क्या है, नंबर है। ठीक है, अब इसमें जो है टाइम लगेगा, और जो है फिर जाके मैं इस आई डाटा को किसके साथ सेट कर दूंगा, मैं इस आई डाटा को जो है मैं सेट कर दूंगा इसके साथ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एरर आ रहा है, आई डाटा के इसके साथ नहीं करूँगा, बीच में कुछ और भी आएगा, एक सेकेंड। इसकी अभी टाइप क्या है, क्यूरी रिजल्ट। तो यहाँ पे इसकी डाटा टाइप में रखूँगा क्यूरी रिजल्ट, जो कि मुझे इंपोर्ट करना होगा पोस्टग्रेस से। यहाँ से मैंने ऊपर से, अच्छा ये इतनी सारी ज़रूरी नहीं कि आप टाइप्स बनाएं, तो इसको मैं हटा देता हूँ। इतनी सारी ना भी बनाए तब भी नुकसान ये है कि जो है आपने फिर भी मैनुअली आपने टाइप्स लिखनी पड़ रही है। ये पूरा हटाओ, ठीक है, तो मैनुअली आपने टाइप्स लिखनी पड़ रही है। अच्छा यहाँ से मैंने क्यूरी रिजल्ट इंपोर्ट कर लिया। अब जो है मैं इस क्यूरी रिजल्ट के अंदर जेनेरिक पास करके आई डाटा पास कर सकता हूँ। तो अब देखें मेरे पास जो रेस्ट के अंदर जो जो चीज़ें हैं वो मैं डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूँ, जैसे रोज डॉट डॉट नहीं, ये तो एरे, जीरो डॉट डाटा डॉट, ये देखें सब चीज़ें आ रही हैं। तो इस अभी मैंने टाइप सही नहीं लिखी है, लेकिन टाइप सही लिख लूँगा तो सही चीज़ें आएंगी फिर। तो ये तरीका है कि भाई आप मैनुअली बैठ के इंटरफेस बनाएं और फिर ये काम करें, लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि आपको जो इंटरफेस है ये इंटरफेस आपको फ्रंट एंड पे भी चाहिए। तो अगर आपको टाइप जनरेट करनी है, टाइप सेफ एपीआई बनानी है, तो हमारे पास अच्छा ऑप्शन है ड्रिजल।
ठीक है। ड्रिजल ये काम कर रहा है कि आपका पहला तो ये कर रहा है कि आपको ना ये क्यूरीज अभी मैनुअली लिख रहा है ना, ये वाली तो आपको क्रिएट टेबल वाली ड्रिजल नहीं आपको प्रोवाइड करता ये वाली क्यूरी। लेकिन अगर फर्ज कर ले मुझे इंसर्ट वाली क्यूरी लिखनी है, ये इंसर्ट वाली लिखनी है, और ये तो अभी बहुत छोटी सी है, अगर बहुत बड़ी क्यूरी हो तो मुझे मैनुअली लिखनी पड़ेगी। ड्रिजल क्या करेगा, इसमें भी आपकी हेल्प करेगा, बोलेगा कि भाई ये मेथड है, आप इस मेथड को यूज करते हुए आराम से अपनी डाटा इंसर्ट करें। जावा स्क्रिप्ट लिखते हुए आप डाटा इंसर्ट करें आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा ये कि भाई टाइप सेफ है। जैसे मैंने बताया कि भाई अब मुझे नहीं पता कि रेस्ट के अंदर क्या क्या डाटा है, शुरू का तो वो मुझे बता देगा, लेकिन उसके आगे क्या क्या डाटा है वो मुझे नहीं पता चलेगा, तो ये प्रॉब्लम है। तो ये सब ड्रिजल सॉल्व कर रहा है। अब यही कोड जो है मैं ड्रिजल में करूंगा, तो उसके लिए हम स्टेप जो है वो फॉलो करेंगे। इसको जूम कर लेता, स्टेप रिलेशनल ड्रिजल। हमजा भाई, जी ये जो हमने टास्क 1 और टास्क 2 ऐड किया है डेटाबेस में, ये तो हमने क्लाइंट से पूछ के नहीं ऐड करना था, ये तो हमने क्लाइंट साइड से डाटा आना चाहिए था, हम खुद ऐसे इसमें ही ऐड कर आएगा, रहे हैं। ऐसे ही आएगा। इसमें हमने देखें ये पोस्टमैन क्या है, ये आपका क्लाइंट है अभी, ठीक है। एपीआई बना दिया आपने, अब जो है आप इस एपीआई को कहीं पे भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, हम फ्रंट एंड पे भी करेंगे, ठीक है। आप मोबाइल एप्लीकेशन में भी कर सकते हैं, तो आप कहीं पे भी कर सकते हैं, एपीआई तैयार है। तो अब जो है हम क्या करेंगे, ड्रिजल यूज करेंगे और एपीआई वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे, फिर उस एपीआई को फ्रंट एंड से कनेक्ट करेंगे। तो मेरे ख्याल से इस क्लास में तो यार हो नहीं पाएगा, देखते हैं। नहीं, दूसरा पार्ट करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है कि भाई ये आपके पास ऑप्शंस है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि शुरू से बना है, यहाँ पे कोई ट्यूटोरियल नहीं है। पीएनपी क्रिएट नेक्स्ट ऐप, ओके देखते हैं। ड्रिजल एज ORM इस डॉक्यूमेंटेशन में जाता है, यहाँ पे इन्होंने कुछ लिखा है, ये रहा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर, ये हमारी रिपोजिटरी है, इसके अंदर मैं आके ड्रिजल पे गया और यहाँ पे जो है ये वाली रिपोजिटरी खोल लिया। तो npm इंस्टॉल, और ये npm इंस्टॉल सिर्फ मुझे ये करना है ड्रिजल ORM, ठीक है। ये ORM हमारी हेल्प करेगा डेटाबेस से कम्युनिकेशन करने में, और प्लस टाइप्स भी हमारे पास जो है वो बनी बनाई आ जाएंगे। तो ये भाई अटक गया, बंद कर देते हैं टर्मिनल को, दूसरा टर्मिनल खोल लेता है और इसको भाई मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। अच्छा, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है उसके बाद क्या करना है हमने, उसके बाद अच्छा ये पीजी टेबल जो है हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने पहले से टेबल बना दिया। तो इस रिपोजिटरी में हम बाद में आएंगे, पहले हम जो है सिंपल ड्रिजल की एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर आकर। ये वाला स्टेप मेरे ख्याल से 4-5 है कुछ, तो उसमें देखेंगे। अच्छा, अब मैं आता हूँ लिब के अंदर, ड्रिजल। अच्छा, ये वही वाली रिपोजिटरी है, एक सेकंड, मैंने कौन सा स्टेप खोला है, 03 खोल लिया, मुझे 02 खोलना, नहीं 01 खोलना, SRC। हाँ, इसमें वो सारे स्टेप लिखे हुए होंगे कि आपने क्या क्या करना है। तो हमने जो है ये इंस्टॉल कर लिया, और ये कह रहे हैं कि भाई आपने अगर टेबल बनाना है, तो मैंने आपको टेबल बनाना सिखा दिया। कहाँ पे जाके बनाएंगे, आप जाएंगे भाई इस क्यूरी को कॉपी करेंगे और यहाँ वर्सल के डैशबोर्ड में आके आप क्यूरी वहाँ पे चला लेंगे, तो आपके पास एक टेबल बन जाएगा टू डू का, ठीक है। तो ये सारे टास्क हो गए। अब चलते हैं भाई हमारी SRC के अंदर और देखते हैं क्या क्या चीज़ है। तो SRC के अंदर ये लिप के अंदर पहले चलता है और drizzle.ps देखता है। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ हो रहा है, देखते हैं, बनाते हैं। तो मैं सब चीज़ें मैंने बंद कर दिया, मैं आया भाई SRC के अंदर, इसको भी बंद कर दें। SRC के अंदर मैं आऊँगा और SRC के अंदर एक फोल्डर बना रहा हूँ मैं, लिप। लिप का फोल्डर हम क्यों बनाते हैं, अमूमन हम लिप का फोल्डर इसलिए बनाते हैं कि भाई आपकी जो भी कनेक्शन से रिलेटेड डिटेल्स होती है ना, वो लिप के अंदर हम रखते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे ORM का कनेक्शन बनाना है, या मुझे कुछ इनिशियल क्या कहते हैं क्यूरीज लिखनी है, वो मैं लिप के अंदर लिखूंगा। लिप हमारे पास यूज होता है कनेक्शन बनाने के लिए, मतलब किसी भी डेटाबेस से आप कनेक्शन बनाओगे ना, तो आपने कुछ कोड लिखना पड़ता है उसके लिए, अभी हम लिखेंगे। तो
वो मैं कहाँ पे लिखूंगा, लिब में लिखूंगा। अभी मैंने भाई क्लाइंट बनाया था ना, यहाँ पे मैंने क्लाइंट बनाया। ये जो क्लाइंट है ये आप काफी जगह बनाते हैं, इसको आप लिब के अंदर रखेंगे। जो भी आप जो है लिब के अंदर अपनी जो भी आपका क्या कहते हैं फेच रिक्वेस्ट है वो भी आप लिब के अंदर रख सकते हैं। तो लिब के अंदर इस तरह की चीजें होती हैं। अच्छा, अब इसके अंदर मैं एक फोल्डर बनाता हूँ drizzle.ts। अच्छा, आपकी जो एप्लीकेशन होती है उसमें काफ़ी सारे कनेक्शन हो सकता है। अभी हमारे पास drizzle है, कल को आप बड़ी एप्लीकेशन बनाएंगे, आपके पास एक और फाइल होगी यहाँ पे contentful.ts, contentful की फाइल होगी वो। उसके बाद अगर ऑथेंटिकेशन का कुछ आपने सर्विस यूज कर रहे हैं तो उसके लिए भी एक और फाइल होगी यहाँ पे। इस तरह की फाइल्स रखने के लिए हम ये लिब का फोल्डर बनाते हैं। तो ये भाई drizzle.ts मैंने बना दिए। इसके अंदर जो है सबसे पहली चीज मुझे क्या करनी है, मैं जो है नेसेसरी चीजें इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, ये चीजें भाई मैंने इंपोर्ट कर ली, ये आपको रिपोजिटरी से मिल जाएंगी। drizzle ORM के अंदर PG कोर है, उसके अंदर से मैंने ये चीजें इंपोर्ट कर ली। अब ये चीजें क्या है, आपको देख के शायद थोड़ा सा अंदाजा हो रहा हो कि ये जो है ये आपके पास टाइप्स है। जो आप क्यूरीज लिख रहे थे ना, वहां पे हमने एक var वाली टाइप यूज करी थी, ये यहाँ पर है। ठीक है, इसी तरह से टेक्स्ट की एक टाइप है, सीरियल भी हमने यूज किया था, ये भी यहाँ पर है। तो जो भी इस तरह की चीजें होती है ना टाइप से रिलेटेड, वो सब आप इंपोर्ट कर सकते हैं। कहाँ से, drizzle ORM PG कोर के अंदर से। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी टाइप्स हैं। अब इसको हम यूज करेंगे। सेकेंड स्टेप मुझे क्या करना है, मुझे इंपोर्ट करना है drizzle को, और drizzle के अंदर से मुझे ये चीज निकाल दिया। ठीक है, मैंने इंपोर्ट किया drizzle ORM / Vercel Postgres। drizzle ने क्या किया, Vercel Postgres के लिए अपना एक अलग drizzle का उन्होंने मेथड दे दिया। तो इसमें जो है हमें और आसानी होगी। अच्छा, अभी बाकी चीज़ें जो है मैं इसमें क्या क्या इंपोर्ट करूँ, चलें बाकी चीज़ें अभी नहीं करता, अभी डायरेक्ट हम चलते हैं PG टेबल टू डू। ओके, यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे जो है मैं लिख लेता हूँ, ये इसको बना लेता है शुरू से। ठीक है, अब यहाँ पे एक तरह से ना मैं टाइप्स डिफाइन कर रहा हूँ। मैं अपने, देखो डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर हमने बनाया था ना, वो किस किस को पता है, वो हमें पता है क्योंकि हमने बनाया था, और वो डेटाबेस को पता है क्योंकि वो डेटाबेस में हमने लिखा था। लेकिन हमने इस ORM को भी बताना है। क्यों बताना है, क्योंकि भाई इस ORM, ताकि ये ORM जो है हमें सही टाइप्स सजेस्ट करे। ठीक है, तो इसलिए हमने इस ORM को भी वो स्ट्रक्चर बताना होगा। तो वो बताने का क्या तरीका है, मैं लिखूंगा PG टेबल, जो कि हमने ऊपर से इंपोर्ट किया था। ये क्या है, हमारे पास एक अदद फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर होते हैं। एक होता है टेबल का नाम, जो हमारे केस में एक था टू डूस, और दूसरे पैरामीटर के अंदर मैं ऑब्जेक्ट पास करता हूँ। ऑब्जेक्ट के अंदर मैं अब फील्ड्स बताऊंगा। हमारे पास जो फील्ड्स हैं वो है ID, जिसके अंदर भाई हमने सीरियल सेट करा था, तो सीरियल मैं सेट कर देता हूँ। सवाल है, जी, ये जो हमने टेबल का नेम दिया है टू डू, ये सेम हो जो हमने उधर बनाया है व्हाट्सएप पे जो टेबल बनाया था, या हाँ, चेंज भी हो सकता है? नहीं नहीं वही बनाएंगे, वही बनाएंगे, क्योंकि हमने टेबल बना दिया है। ये जो हम काम कर रहे हैं ना, ये टेबल हम बना नहीं रहे, ये हम ORM को बता रहे हैं कि भाई हमारा टेबल कुछ इस तरह का दिखता है। ORM को तो नहीं पता ना, ORM को हम जी बता रहे हैं, अभी बताएंगे। ठीक है, अच्छा सीरियल कर दिया हमने। एक और चीज़ है हमारे पास प्राइमरी की। अब ये प्राइमरी की क्या चीज़ है, प्राइमरी की ये बता रही है कि आपके टेबल के अंदर जो आपकी जो रॉ है, जो आपका जो आपका डाटा है, उसके अंदर एक प्राइमरी की होती है। जैसे हमारे पास डाटा है, इसके अंदर एक प्राइमरी की होती है लाजमी। ये हमारे पास 3 डाटा है, 1 2 3, इसमें से प्राइमरी की कौन सी है, ये हमारी ID है। इसी तरह से अगर आप आपका आपके केस में अगर हम देखें तो आपकी ID क्या हो सकती है, आपकी ID हो सकती है आपका रोल नंबर। ठीक है, वो रोल नंबर आप ID के तौर पे आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो यूनिक होगा। प्राइमरी की हमेशा यूनिक होगी। और जब भी हमें डाटा फैच करना होता है, फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ मुझे ये वाला डाटा फैच करना है, तो मैं किस तरह से फैच करूंगा, मैं इसकी प्राइमरी की से फैच करूंगा, मैं इसकी ID से फैच करूंगा। हर टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की होती है, तो ये हमारे पास ID ही होती है अमूमन। आपकी जो प्राइमरी की होती है वो ID होती है। तो मैंने बता दिया कि भाई ID है, सीरियल है जो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता है, और प्राइमरी की है।
अच्छा, सेकंड चीज क्या है? टास्क। टास्क की डाटा टाइप हमने क्या बताई थी? टास्क की डाटा टाइप हमने varchar बताई थी। varchar और इसके अंदर भाई हमने इसका नाम क्या रखा था? टास्क, यही नाम रखा था। उसके बाद भाई मैं इसको और क्या कर सकता हूँ? नॉट नल कर सकता हूँ। नॉट नल का मतलब जो है पास करेंगे जी, 255 जो पास किया था। हाँ वो भी मैं कर सकता हूँ। varchar के अंदर मैं एक पैरामीटर टास्क नाम पास कर दिया। दूसरा यहाँ पे देखें बता रहा है कि आप कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट पास करता हूँ जिसके अंदर मुझे लेंथ डिफाइन करने का उन्होंने ऑप्शन दे दिया। तो मैंने लेंथ डिफाइन कर दी 255। और नॉट नल मैं हटा देता हूँ क्योंकि मैंने वहाँ डेटाबेस में भी नहीं लिखा था, तो अभी हटा देता हूँ। बट यहाँ पे नॉट नल होना चाहिए। नॉट नल से ये होता है कि भाई आप, जाहिर है आप कोई भी एम्प्टी रॉ तो नहीं ऐड करेंगे ना जिसमें सिर्फ आईडी और ये टास्क ना हो। तो नॉट नल करने का ये फायदा होता है कि अब जो है अगर कोई भी यूजर टास्क एंटर नहीं करेगा तो उसको भाई डेटाबेस अलाउ नहीं करेगा डाटा इंसर्ट करना। ठीक है, लेकिन खैर हमने वैलिडेशन हमने अपने बैकएंड पे भी लगाई भी है कि हम चेक कर रहे हैं कि टास्क आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन डेटाबेस में भी लगानी चाहिए। चले खैर, ये भाई हमने स्ट्रक्चर हमजा बता भाई दिया ORM को। हाँ हमजा भाई, ये प्राइमरी की हमने तो उधर यूज नहीं की थी ना, आपने जब डाटा उधर बनाया या था प्राइमरी की उसने डेटाबेस। खुद ही बना ली होगी। प्राइमरी की उसने खुद ही बना ली होगी क्योंकि प्राइमरी की होती है, अगर आप नहीं बताएंगे तो वो आईडी को ही लेके प्राइमरी की बना लेगा। ठीक है, तो ओके, तो ये भाई हमारे पास हमने ORM को बता दिया। हमारा टेबल कुछ इस तरह का दिखता है। अब जो है मुझे इसकी टाइप्स बनानी है। टाइप्स बनाऊंगा इसलिए क्योंकि जो है ये जो टाइप्स है ना ये मैं यूज करूंगा आगे चल के, दिखाऊंगा कहाँ पे। अब मैं एक दफा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइप, और इसका नाम मैं रख देता हूँ टू डू, और इन्फर मॉडल। अच्छा, अब वो मुझे और इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर आते हैं और यहाँ से एक और चीज़ इंपोर्ट कर लेते हैं, इन्फर मॉडल। इन्फर मॉडल क्या कर रहा है भाई? इन्फर मॉडल ये कर रहा है कि आपको जो है ऑप्शन दे रहा है कि आप जो है टाइप इन्फर कर सको। ठीक है, इन्फर करना मतलब इस टू डू की टाइप हम सेट कर रहे हैं ये। ठीक है, तो अब अब क्या होगा कि भाई ये जो हमने क्या कहते हैं पीजी टेबल का मेथड यूज करते हुए ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया, तो उसने क्या किया कि भाई हमें जो है इसकी टाइप्स भी बना दी हैं। ठीक है, उसने इसकी टाइप्स भी बना दी हैं जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं इस तरह से टाइप ऑफ लगा के टू डूज टेबल। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या करा, टू डू की टाइप बना दी है। अब इसको हम यूज करेंगे आगे चल के, किसी को असाइन करेंगे तो ज्यादा अच्छा आइडिया होगा। अब एक और टाइप बनानी है मैंने, न्यू टू डू, और इसमें मैं क्या करूंगा, ये किसके लिए? ये इंसर्ट वाले के लिए। तो ये जो मैंने ऊपर टाइप बताई है ना, ये किसके लिए है? ये जब आप डाटा गेट कर रहे होगे उस चीज को हम ये टाइप असाइन करेंगे। और जब आप कहीं पे डाटा इंसर्ट कर रहे होगे, ये हम यूज करेंगे आगे चल के, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये अलग क्यों बनाई है। अभी तो ये यूज करेंगे, देखते हैं। ये भी यूज करेंगे, बल्कि दिखाता हूँ। अच्छा, अगर भाई डिलीट करना हो तो फिर डिलीट आ जाएगा यहाँ पे। नहीं नहीं, सिर्फ दो ही ऑप्शन होता है, इंसर्ट और सेलेक्ट। क्योंकि डिलीट के ऑप्शन में भी वो इंसर्ट वाली चीज ही रिटर्न कर रहा होता है। आपका जो वर्सल का डेटाबेस है ना, अभी हमने जब अभी करते हैं फिर देखते हैं। अच्छा, ये ठीक है। चीजें हो गई। उसके बाद जो है मुझे ये चीजें मैंने कर दी हैं। अब मुझे जो है डेटाबेस को एक्सपोर्ट करना है और उसके अंदर मुझे एसक्यूएल डाल देना। अच्छा, ये एसक्यूएल कहाँ से आ रहा है? पहले तो ये समझ लें कि भाई डीबी ड्रिजल एक मेथड है, उसके अंदर हमने एसक्यूएल पास कर दिया। अब ये एसक्यूएल जो है वो मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा वर्सल के पोस्टग्रेस के अंदर से। ठीक है, तो यहाँ से मैंने एसक्यूएल इंपोर्ट कर लिया और वो मैंने पास कर दिया इस ड्रिजल के मेथड के अंदर। ये ड्रिजल का मेथड क्या करेगा, ये मेरे ख्याल से जो है ना ये आपका कनेक्शन बना रहा है। देखें, आप खुद देखें कि ड्रिजल जो है, ड्रिजल आपके क्या कहते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाके जो आपके पैकेजेस नहीं देख सकता।
इस तरह की फंक्शनैलिटी नहीं लिखी उन्होंने। तो हमने क्या किया, हमने उसके अंदर एसक्यूएल पास किया। ये एसक्यूएल क्या करेगा, ये एसक्यूएल जो है आपका एनवायरनमेंट वेरिएबल में से जो जो सीक्रेट्स रिक्वायर्ड हैं वो उठा के ड्रिजल को दे देगा, और ड्रिजल का हमने भाई क्लाइंट बना दिया। अब ये जो डीबी है ना, इसको यूज करते हुए हम कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा डीबी डॉट, मुझे डाटा इंसर्ट करना है। यहाँ पे देखे बना बनाया मेथड है इंसर्ट, ठीक है, इसको कॉल करते हैं। अब वो कह रहा है कि भाई सबसे पहले डाटा टेबल का नाम बताओ। तो यहाँ पे भाई ये देखें पहला पैरामीटर है टेबल का नाम बताओ। यहाँ पे मैं सिर्फ ये लगाता हूँ और देखते हैं यहाँ पे सजेशन हमें मिल रही है। किस तरह से ऐड होगा, मेरे ख्याल से ऑब्जेक्ट ऐड होगा। नोप, टू डू, देखता है रिपॉजिटरी से देखता है। कुछ ऐसे ही होगा यार, डॉट वैल्यूज। अच्छा वैल्यूज यहाँ से देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, नोप, यहाँ पे ये कह रहा है कि वन आर्गुमेंट बट गॉट 0 इंसर्ट। टेबल का हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे हम ये पास करेंगे ये। हाँ, तो हमने कहा कि भाई ये वाला टेबल जो हमने एक स्ट्रक्चर बता दिया ना ORM को कि भाई ये टेबल है, उसके अंदर जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी ORM को हमने बता दिया कि भाई हमारे डेटाबेस में ऐसा टेबल है जिसका नाम टू डूज है। अब ORM को पता है, ORM ने कहा कि भाई ये वेरिएबल है उस टेबल का, आपको जहाँ यूज़ करना आप करो। तो वहाँ मैंने भाई ये टेबल इसके अंदर पास कर दिया। अब मुझे वैल्यूज़ बतानी है। अब वैल्यूज़ के लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक ऑब्जेक्ट पास करूँगा। अब यहाँ पे देखें मुझे वैल्यूज़ खुद ही बता रहा, सजेशन दे रहा है कि भाई आप जो है वैल्यूज जो है यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। अगर मैं गलत डेटा टाइप असाइन करता हूँ 1 2 3 कर रहा हूँ तो एरर आ रहा है, मुझे स्ट्रिंग ही करना होगा, ठीक है। अगर यही चीज मैं पिछली वाली अप्रोच से करता ना जो हम पहले अभी कर रहे थे, उसमें क्या होता कि वो 1 2 3 भी अलाउ कर देता, वो कहता हाँ भाई आने दो जो आ रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, ड्रिजल जो है आपकी हेल्प कर रहा है, आपको जो है टाइप्स में एरर दे रहा है, प्लस आपका जो है जब आप एक दफा टाइप्स लिख लोगे ना तब आप ये पूरे प्रोजेक्ट के अंदर आप यूज कर रहे होगे, ठीक है। इससे काफी टाइम बचता है। आपको लग रहा होगा यार ये एक्स्ट्रा काम हम करके ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन आप यकीन करें एक दफा आप ये बना लेना आपका बहुत टाइम सेव होता है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। और एक दफा आपने ये करना शुरू कर दिया ना, और आप जब बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर काम करेंगे ना तो आप कहेंगे टाइप स्क्रिप्ट के बगैर मजा ही नहीं आएगा आपको। आप बोलेंगे यार टाइम वेस्ट हो रहा है ज्यादा। तो शुरू में ऐसा लगता है कि भाई ये सबसे टाइम वेस्ट हो रहा है, बट ऐसा नहीं है, ये आपकी बहुत आसानी कर रहा है। तो भाई ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया है। कोई कुछ कह रहा था? हाँ मुझे भाई ये कंपल्सरी है या ये भी ऑप्शनल है यहाँ पे जो टेबल पे हमें टाइप करनी है? क्या चीज? जो भी हमने टू डू टेबल की टाइप यार बनानी है। ये वाली चीजें तो करनी होंगी अगर आपने ड्रिजल यूज करना, ठीक है। तो ड्रिजल अच्छा की जो ये है चीजें उसके अंदर जो है उन्होंने कहा है कि ये चीजें करें। हाँ ये वाली चीज ऑप्शनल है, ये वाली चीज मैं हटा सकता हूँ, लेकिन ये हमारे ही काम आएगी, एक दो लाइनें ही तो हैं, ये पूरे प्रोजेक्ट में हम यूज कर रहे होंगे। अच्छा, ठीक है सर। अब यही वाली चीज जो है मैं अपने राउट हैंडलर वाले फंक्शन के अंदर भी लिख सकता था यहाँ पर ऊपर, लेकिन मैंने एक प्रॉपर लिप की फाइल बनाई, उसके अंदर मैंने कहा कि साफ सुथरा काम करता है, तो इसलिए अब हम उसको बस सिंपली यहाँ पे हमने क्या चीज़ इंपोर्ट करनी है, हमने एक डीबी को इंपोर्ट करना है, हमने टू डू की टाइप को इंपोर्ट करना है, हमने टू डू टेबल को इंपोर्ट करना है। तो देखते हैं, पहले इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ पे मैं इंपोर्ट करना स्टार्ट करता हूँ। इंपोर्ट फ्रॉम, यार यहाँ पे इसने सजेशन देना बंद कर दिया, and lib I guess slash drizzle dot ts drizzle dot ts नहीं लिखता है। तो भाई ये क्या करेगा, ये हमने शुरू में ही वो सेट किया था, क्या कहते हैं इसको, एलियस कहता है ना। तो अब ये क्या करेगा, इसको हम लगाएंगे तो ये क्या करेगा, हमारा पाथ जो है SRC के अंदर से स्टार्ट करेगा। तो हमने जब ये चीज़ लगाई तो वो डायरेक्ट SRC पे पहुंचा। फिर हमने कहा SRC के अंदर लिप के अंदर जाओ, तो हमने लिखा स्लैश लिप, तो अब लिप के अंदर आ गया। अब लिप के बाद हमने कहा ड्रिजल वाली फाइल ले आओ, तो आ गई। अब मैं आता हूँ यहाँ पे भाई क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट करनी है। एक तो टू डू, न्यू टू डू, डीबी, टू डू टेबल।
अच्छा ये डीबी यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि अब हम नहीं यूज करेंगे ये वाला डीबी। ओके, और ये कनेक्ट भी हटा देता हूँ, बल्कि ये तो पूरा रिफैक्टर करते रहेंगे ना अभी हम। तो पहले हमने क्या करना है, अभी हमने सिर्फ डाटा फेच करना सीखना है ड्रिजल की हेल्प से। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और क्या कहते हैं, इसको हटा देता हूँ। अगर आप चाह रहे हैं कि भाई एसक्यूएल भी आप लिखें तो आप क्या करें, आप यहाँ पर आए, सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट कर लें एसक्यूएल फ्रॉम वर्सल पोस्टग्रेस। तो अब आप ये वाला एसक्यूएल यहाँ पे लिख सकते हैं, इस बार आपको क्लाइंट लिखने की ज़रूरत है। तो ये वाली चीज़ तो ऐसी की ऐसी लिखी रहने देते हैं हम, कि भाई टेबल नहीं बना हुआ तो बना दो, ठीक है। उसके बाद भाई मुझे क्या करना है, मुझे डाटा फैच करना है ड्रिजल यूज़ करते हुए। तो मैं आता हूँ यहाँ पे, लिखता हूँ db डॉट क्या चीज़ होगी इसके अंदर, सेलेक्ट का फंक्शन मैंने कॉल किया। उसके बाद डॉट फ्रॉम, कि भाई सेलेक्ट कर लो, वो कह रहा है कि भाई डाटा निकाल लो। अब हम बता रहे हैं फ्रॉम मतलब कौन से टेबल से निकालना है। तो हमने कहा टू डू का टेबल है जो हमने ऊपर से इंपोर्ट किया, ठीक है। ड्रिजल के अंदर हमने बनाया था ना, वो हमने इंपोर्ट कर लिया यहाँ पे और इसको पास कर लिया। तो अब ये जो है कहेगा कि भाई डीबी से टू डूज के टेबल में से सारा डाटा निकाल लेगा। अच्छा, निकाल लेगा, और हम कह रहे हैं कि भाई अच्छा इसमें रिटर्न का नहीं होता, सही है। अब मैं इसके साथ अवेट लगा देता हूँ और रेस्ट के वेरिएबल के अंदर मैं स्टोर कर लेता हूँ। अच्छा जी, अब ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं दिखाता हूँ हेल्प क्या होगी आपकी। पहले वो चीज़ लिखी रहने देता है, पहले हम इस तरह से कर रहे थे और हमें टाइप्स नहीं पता आती बिल्कुल भी। अब अगर मैं यही चीज़ कोशिश करूँ और देखते हैं क्या होता है, रेस डॉट यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, एक सेकेंड, नप नप नप, यहाँ पे मुझे और क्या लिखना है, देखता है रिपोजिटरी से देखता है। एग्जीक्यूट का मेथड नहीं है इसके अंदर? हाँ एग्जीक्यूट नहीं, एग्जीक्यूट तो सॉरी उसमें होता है, एक होता है रिटर्न का कुछ होता है वो। अच्छा इसमें नहीं लगाना मुझे, एक सेकंड सॉरी, डॉट एग्जीक्यूट, हाँ ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, यही है। वो जो रिटर्न का था वो मेरे ख्याल से किसी और चीज़ में था, कहाँ पे था पता नहीं। अच्छा खैर, CLG इसके अंदर जो है मैं रेस डॉट, यहाँ पे टाइप्स क्यों नहीं आ रही, देखते हैं भाई मैं कुछ गलती कर रहा हूँ तो कोई मसले की बात नहीं है। हमारे पास सर्जिया की रिपोजिटरी है तो यहाँ से देख लेता, route.ts, और इसके अंदर अच्छा यहाँ पे इंसर्ट का काम हुआ हुआ है, गेट का काम नहीं हुआ तो हमें खुद ही करना पड़ेगा। लेट्स सी console.log में रेस के अंदर क्या आता है, कुछ आता है या नहीं आता वो देखता है। तो सर इस एग्जीक्यूट की वापस में जगह जी, एग्जीक्यूट की जगह पे रिटर्निंग लिखा हुआ है सर जिया ने। रिटर्न नहीं, वो उसके साथ है, पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ है, यहाँ पे अलाउ नहीं कर रहा। सही सर। ओके, तो गेट रिक्वेस्ट करनी है हमने सेम API पे, सेंड करते हैं, सर्वर चल गया होगा हमारा। समथिंग वेंट रॉन्ग, ओके दोबारा से रिक्वेस्ट भेज देते हैं पहले, ताकि जो है टाइम आउट वाला एरर ना हो ये। ओके, अब देखते हैं कंसोल के अंदर आके क्या एरर आ रहा है। कहाँ है ये रहा, टू डूज डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, टू डूज डज नॉट एग्जिस्ट, रिलेशन टू डूज डज नॉट एग्जिस्ट, क्या गलती कर दी मैंने। ओके, इसको तो पहले कमेंट कर दो। देखते हैं कनेक्ट एरर आ रहा है, देखिएगा जरा ऊपर कनेक्ट के ऊपर। किस पे, हाँ कनेक्ट के ऊपर वो मैंने कमेंट कर दिया, वो तो पोस्ट रिक्वेस्ट थी, उसको तो हमने कॉल नहीं किया है। तो यहीं पे कहीं एरर है, मैंने जो है देख लेते हैं यार, उनकी डॉक्यूमेंटेशन में होगा, तो जो भी हो आप डॉक्यूमेंटेशन से देख सकता है या चैट GPT से।
ये वाली है, इसमें देखते हैं सेलेक्ट का मेथड कहाँ पर है भाई। ओके, db.select.from_users। तो फ्रॉम यूजर्स ये हमने सही लिखा है, तो एग्जीक्यूट यहाँ पे एग्जीक्यूट लगाने की ज़रूरत नहीं आई गेस। और वो कह रहा है कि भाई डीबी के अंदर चलते हैं पहले और यहाँ पे देखते हैं टू डूज हमारे पास है, तो यही स्पेलिंग है। यहाँ पर आता है टू डूज स्मॉल में, यहाँ पे भी भाई स्मॉल में कर लेता। अब चला आता है सेंड। अब क्या एरर आ रहा है, टास्क डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, टास्क ये भी मैंने स्मॉल में लिखना होगा क्या? एक सेकंड देखता है। भी आएगा मेरे ख्याल से। नहीं नहीं, टास्क अच्छा नहीं, एक सेकंड देख लेता। मेरे ख्याल से टास्क जो है वो सिंगुलर ही था। ओके, चल गया। तो भाई यही गलतियां थी, एरर्स आप देख सकते हैं, तो वो हो जाएगा। अच्छा जी, अब जो है मैंने क्या करना है कि एक और चीज़ आप लोग कर सकते हैं इस कंसोल के अंदर ना, आप एरर डॉट मैसेज करें ना अगर, और वही टाइप आपने लगानी पड़ेगी एज मैसेज स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग, और इसको हटा दें। तो मेरे ख्याल से अब जो है आपको सिंपल मैसेज मिलेगा। पहले मैं एरर वापस जनरेट करता हूँ, तो देखते हैं इतना बड़ा मैसेज से अच्छा आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ मैसेज मिल जाए। तो वापस मैं सेंड रिक्वेस्ट करता हूँ पोस्टमैन से। पोस्टमैन यहाँ क्या कर रहा है, सेंड। ओके, मैंने उसको सेव नहीं किया क्या? टास्क टास्क, अच्छा अब हो रहा है फेच। हाँ, अब एरर आ रहा है। ठीक है, तो भाई एरर में देखें आपको भाई ये सिंपल उसने मैसेज दे दिया, अगर आप एरर डॉट मैसेज को कंसोल कराता है कहाँ है। ठीक है, तो ये एपीआईज अमूमन इस तरह की अप्रोच यूज करती हैं कि एरर डॉट मैसेज के अंदर आपको एक सिंपल टेक्स्ट मैसेज वो शो कर देता है। तो यहाँ पे आपको सिंपल एरर दिख जाएगा बस। तो अब हमने सही कर लिया, तो अब हमारे पास डाटा फैच हो रहा है। अब मैं देखता हूँ रेस्ट के अंदर क्या क्या आ रहा है। रेस्ट के अंदर वो हमें एक एरर एरे रिटर्न कर रहा है, जिसके अंदर अगर मैं जीरो इंडेक्स के अंदर जाऊं और यहाँ पे भाई जीरो इंडेक्स के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे जो है डॉट लगा के मैं आईडी एक्सेस कर सकता हूँ, टास्क एक्सेस कर सकता हूँ, और बाद में जाके आपके पास तो और भी प्रॉपर्टीज होंगी, मतलब नेस्टेड प्रॉपर्टीज हो सकता है यहाँ पे भाई। टास्क के अलावा जो है इसकी और भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, ऑथर और डॉट ऑथर का नेम। तो ये सारी टाइप्स वो खुद ही जनरेट कर देगा, आपने बस उसको स्ट्रक्चर बताना है वन टाइम बस। तो ये है हमारे पास ड्रिजल का एक फायदा। दो फायदे आपके हो गए बल्कि, कि भाई आपको अब एसक्यूएल की क्यूरीज नहीं लिखनी है, आप बस db डॉट सेलेक्ट करके ये फ्रॉम व्रॉम करके आप आराम से कर लेंगे। दूसरा फायदा इसने टाइप्स दे दिया आपको। तीसरा फायदा वो ये, दूसरा फायदा ये, लेकिन जो टाइप्स इसने दिया ना वही टाइप्स आप फ्रंट एंड पे भी यूज कर सकते हैं और कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये है आपके पास एडवांटेज। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे भाई हमने एक टाइप इंपोर्ट करी थी टू डू, और ये एरे होगा मेरे ख्याल से, हाँ। तो अब देखें इसकी टाइप जो हमने बना दी ना, ये जो टू डू जो ऑटोमेटिकली बन गई, जो मैंने यहाँ पे ड्रिजल के अंदर बनाई थी ये वाली, इसके अंदर क्या था भाई, मैंने टू डू टेबल पास किया था, उसने खुद ही भाई टाइप बना दी। तो ये टाइप मैं आप किसी भी वेरिएबल के साथ यूज कर सकता हूँ। तो बैक एंड के अंदर तो इसने भाई खुद ही से इन्फर कर दिया, लेकिन फ्रंट एंड के अंदर वो इन्फर नहीं करेगा, हमने इसको टाइप देनी पड़ेगी। इसी तरह से भाई इसके इस केस में भी देख लेते हैं क्या हो सकती है तब्दीली। db डॉट कनेक्ट हटा दो भाई, रिक्वेस्ट डॉट जेसन हटा दो, नहीं ये नहीं हटाना। उसके अलावा क्या है, रिक्वेस्ट डॉट टाइटल ये हटा देता है।
इसकी जगह पे मैं लिखता हूँ db इक्वल्स टू db डॉट इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर ये मुझे बता देगा, पहले तो वो पूछ रहा है टेबल नेम बताओ भाई, तो टेबल नेम बता देते हैं टू डू टेबल जो हमने ऊपर से इंपोर्ट किया था, ठीक है, जो हमने हमारे पास लिब के अंदर से आ रहा है। उसके बाद मैं इसको कह दूंगा कि भाई उसकी वैल्यूज जो है वो होंगी हमारे पास, क्या होंगी, उसकी वैल्यू है टास्क की वैल्यू हम दे देते हैं जो क्या है रेक डॉट टास्क। सिंपल। अगर मुझे आईडी की वैल्यू भी सेट करनी है तो मैं कर सकता हूँ, बट जो है वो ऑटो इंक्रीमेंट हो रही है तो हमें ज़रूरत नहीं है। तो अब जो है रेस के अंदर जो है मुझे क्या क्या डाटा मिल रहा है, रेस डॉट, अच्छा इसको रेस वाले केस में मुझे एग्जीक्यूट भी कराना है, इसे इंसर्ट कराने के बाद इसको एग्जीक्यूट कराना है। अच्छा रिटर्निंग का भी कुछ ऑप्शन है, रिटर्निंग का करा देता है, या दोनों हमें कराने होंगे, देखते हैं। रेस डॉट, अच्छा एग्जीक्यूट भी करना होगा। रिपॉजिटरी खोलते हैं, रिपॉजिटरी के अंदर यहाँ पे क्या किया था, रिटर्निंग यूज किया है और उसके अलावा कुछ नहीं किया, ठीक है। तो हमने भी रिटर्निंग यूज किया, रेस्ट के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, कुछ खास डाटा नहीं है। इसको सिर्फ कंसोल करा के देखते हैं, फिर देखते हैं इसके अंदर क्या आ रहा है। CLG रेस, अब इसको चलाते हैं भाई, यहाँ पर आता है अपने पोस्टमैन के अंदर, और पोस्टमैन के अंदर जो है मैं पोस्ट रिक्वेस्ट भेज देता हूँ, सेंड डाटा एडेड सक्सेसफुली। तो यहाँ रिस्पॉन्स के अंदर हमें क्या चीज़ मिली है, रिस्पॉन्स के अंदर हमें भाई बहुत सारा डाटा मिला है जिसके अंदर हमारे पास कोई भी यूज़फुल डाटा नहीं है, सेशंस हैं, डायलेक्ट है, आईडी है, टेबल है, तो एज सच कुछ हमारे पास यूज़फुल डाटा नहीं है और हमें चाहिए भी नहीं है। तो अब हम फ्रंट एंड पे क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में मैं बताता हूँ। हमने क्या किया, रिवीजन कराता हूँ। हमने क्या किया, शुरू में हमने भाई डेटाबेस बनाया, उसके बाद हमने डेटाबेस को यूज़ करना सीखा, पोस्टग्रेस वर्सल की लाइब्रेरी यूज़ करते हुए, जो कि वर्सल स्लैश पोस्टग्रेस जो हम पहले यूज़ कर रहे थे ना ये वाली, इसको यूज़ करते हुए हमने डेटाबेस बनाना सीखा और डेटाबेस से क्यूरी करना सीखा। फिर उसके बाद हमने उसमें ड्रॉबैक देखे कि भाई इसमें टाइप्स तो मिल ही नहीं रही है, हमें क्यूरीज लिखनी पड़ेंगी और टाइप्स नहीं मिलेंगी हमें, तो वो प्रॉब्लम थी। अब जो है क्या किया हमने कि ड्रिजल फिर हमने लाया, ड्रिजल में हमने क्या किया, सबसे पहले ड्रिजल डॉट टी एस की फाइल बनाई और इसके अंदर एक स्ट्रक्चर बता दिया हमने कि भाई हमारा ड्रिजल को हम बता रहे हैं कि हमारा डेटाबेस इस तरह का है कि भाई उसके अंदर एक टेबल है, आईडी टास्क है उसके अंदर, और ये टाइप्स बना दिए हमने, और एक डेटाबेस का इंस्टेंस बना दिया हमें। तो ये वन टाइम हमने बना दिया, अब इसको पूरे प्रोजेक्ट में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं इंपोर्ट करके, ठीक है। अगली क्लास में हम इसको फ्रंट एंड पे यूज करके भी देखेंगे। अच्छा फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने गेट रिक्वेस्ट बनाई, हमने पोस्ट रिक्वेस्ट बनाई, इसमें हम डाटा ऐड कर रहे थे और डाटा गेट कर रहे थे। आप लोगों का टास्क क्या है, ड्रिजल को यूज करते हुए डिलीट और पुट भी कर लें, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में जब टू डू ऐप बनाऊंगा तो आपने क्या करना है, मैं बनाऊंगा ऐड और रीड, ठीक है। आप लोग को क्या करना होगा, आपको डिलीट, डिलीट तो बहुत आसान है, और पुट भी मैंने कोशिश करके कर लेगा, पुट भी कर लेगा, ड्रिजल से बहुत आसान है। अब देखें, अब हमारे पास फ्रंट एंड पे क्या होगा, जब हम फ्रंट एंड बनाएंगे इसका, तो हमारे पास ये जो टू डू ऐप है, कहाँ है भाई इसका, यहाँ पे ये रहा, ये जो टू डू ऐप है इसके अंदर सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम जो है डाटा फेच करेंगे। ये डाटा फेच कर लिया हमने, सही है। अब जो भी चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे उसके बाद हम जब सेंड करेंगे तो यहाँ पे कौन सी एपीआई कॉल होगी, यहाँ पे हमारे पास पोस्ट की एपीआई कॉल होगी, और वो क्या करेगा, डेटाबेस के अंदर टास्क इंसर्ट कर देगा। बट हमारा यहाँ पे टास्क ऑटोमेटिकली ऐड नहीं होगा, हमें पेज को रिफ्रेश करना होगा। तो हमें क्या चाहिए, हम चाह रहे हैं कि भाई यहाँ पे टास्क जो है ना वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाए। तो हम हमारे पास एक फंक्शन है रिफ्रेश का, वो इस सिर्फ इस कंपोनेंट को रिफ्रेश कर देगा, पूरे पेज को रिफ्रेश करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम यहाँ पे टास्क, जो भी टास्क हम लिखना चाह रहे हैं, हमने टास्क 4 लिखा,
यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक किया, उसके बाद क्या होगा, एक एपीआई कॉल होगी, डेटाबेस में डाटा इंसर्ट होगा, और फिर हम एक फंक्शन कॉल करेंगे रिफ्रेश का। तो वो क्या करेगा, वो ये सिर्फ इस कंपोनेंट को रिफ्रेश कर देगा। तो यहाँ पे टास्क 4 ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। इस तरह से मैं ऐड करता रहूँगा। इसी तरह से डिलीट की एपीआई जब आप बनाएंगे तो वो भी, अब तो सर्वर एक्शंस भी आ गए, जैसे हमजा ने बताया सर्वर एक्शंस भी आ गए। अच्छा, मेरे पास एक रिपोजिटरी है, अगर आप में से कुछ लोग जल्दी करना चाह रहे हैं तो फ्रंट एंड का जो कोड है ना, वो मेरे पास, मैं ओपन सोर्स कर देता हूँ, लेकिन वो मैंने उसमें प्रिज्मा यूज़ किया था। पेनावर्स जाओ नहीं, उसमें मैंने प्रिज्मा यूज़ किया था बैक एंड और फ्रंट एंड के लिए, बट आपको लॉजिक हो सकता है समझ आ जाए, तो मैं उसको ओपन सोर्स कर देता हूँ। अगर किसी को फ्रंट एंड का डिज़ाइन और वो सब चीज़ें अवेलेबल होंगी, बट आपने कोशिश करनी है कि खुद बनाए। डिज़ाइन तो आपके पास है, क्या था यार उसका नाम, टू डू वर्सल टू डू ऐप लेक्चर पेनावर्स टू डू ऐप। ये भाई मैंने इसमें डेटाबेस भी दूसरा यूज़ किया था। इसमें भाई जो है एपीआई राउट हैंडलर भी नहीं थे, बहुत पहले की बात है, जनवरी में तो नहीं था ये। लेकिन इसके अंदर ये जो टू डू ऐप है ना, यही बनाई थी, लेकिन प्रिज्मा इसके अंदर और एक और दूसरा डेटाबेस है। लेकिन आपको फ्रंट एंड और काफ़ी कुछ आइडिया हो जाएगा, इसी तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये जो गिटहब का लिंक है, ये मैं पहले तो इसको पब्लिक कर दिया था क्या मैंने, अच्छा ये लिंक काम नहीं करेगा, इसमें मैंने डिप्लॉय किया था लेकिन अभी मेरा डेटाबेस बंद हो गया, तो जो है अब ये ओके चल रहा है। ओ ग्रेट। तो ये देखें, टू डू ऐप है, इसमें क्या है कि भाई इसमें जो है मैं कुछ भी स्पैम नहीं करेगा भाई पता चला आप लोग स्पैम करने लग गए। टास्क 24 ऐड किया मैंने, यहाँ पे लोडर आया और सिर्फ मेरा ये वाला कंपोनेंट रिफ्रेश होगा। यहाँ पे देखें टास्क ऐड हुआ। अच्छा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स चीज़ ये भी है कि मैंने ये चीज़ इम्प्लीमेंट करी है, तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो देख सकता है ये भी, बट जो है ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप, अच्छा मिनिमम आइटम 3 ही रहेंगे, 3 से ज़्यादा डिलीट नहीं कर सकते। तो ये भी फंक्शनैलिटी है। तो ये कोड ओपन सोर्स कर दिया मैंने, और लेट मी सी, इसमें इन्वायरमेंट वेरिएबल की फ़ाइल है मेरी, तो इसको मुझे डिलीट करना पड़ेगा पहले, फिर ओपन सोर्स कर दूंगा। ठीक है, तो कल तक मैं आप लोग को ग्रुप्स में शेयर कर दूंगा, और नेक्स्ट क्लास में हम बनाएंगे वैसे भी ये चीज़, लेकिन जो लोग पहले चाह रहे हैं वो पहले कर लें। ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी मुझे कुछ काम है, तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होती है, वरना Q&A कर लेता, लेकिन जो है मुझे हमजा भाई ये वीडियो काम से कब ले तक लेगा। अपलोड हो जाएगी? यार देखो, इंटरनेट जैसी यूट्यूब स्टेबल होता है, थोड़ा बहुत मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक हो गया, सही है, ठीक थैंक यू। है, थैंक यू सो मच। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। हमजा भाई क्वेश्चन था मेरा। अरे यार